हेलो एवरीवन, क्या आप भी INIFS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मॉड्यूल ए का इतना लंबा सिलेबस देखकर परेशान हैं? डोंट वरी, इस सिंगल वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मॉड्यूल ए यानी इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का कंप्लीट क्विक रिवीजन। हम कवर करेंगे सारे 11 यूनिट, नीति आयोग, इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज तक। मैंने अपने 20 मिनट वाले डिटेल लेक्चर को मर्ज करके ये मास्टर रिवीजन वीडियो बनाया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हाई स्पीड रिवीजन है। अगर आपको इसी मॉड्यूल का फुल 4 आवर डिटेल्ड वीडियो सीरीज चाहिए या फिर अपडेटेड 2026 डेटा वाले PDF नोट और चैप्टर वाइज MCQs, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। बट व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और आप अपना सारा स्टडी मटेरियल और कंप्लीट कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जो कि बेस्ड राइट लिखा है ना। 1000 AD में क्या हुआ? इंडिया और चाइना साढ़े 50.5%, मतलब 1000 AD में दुनिया की GDP का हाफ से ज्यादा, एग्जैक्टली कहा जाए तो 50.5% सिर्फ इंडिया और चाइना मिलकर जनरेट करते थे। मतलब दोस्तों कहा जाए तो प्री कॉलोनियल एरा में एशिया वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। राइट, प्री कॉलोनियल एरा में दोस्तों जो एशिया था वो क्या था? वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। राइट, फिर आता है हमारा 1600 AD, यानी दोस्तों फिर 10,000 AD, 1000 AD की हमने बात की। 1000 AD में इंडिया और चाइना 50.5% जनरेट करते थे, GDP का हाफ से ज्यादा, मतलब प्री कॉलोनियल एरिया में एशिया वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। फिर आता है 1600 AD, जिसमें भारत का जो शेयर था, तो 1600 तक पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती है। इंडिया का वर्ल्ड GP शेयर गिरकर 23% तक हो जाता है, जबकि चाइना 29% पे रहता है। फिर भी इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स बनी हुई थी। राइट, तो ये 1600 ईस्वी की बात हो रही है। फिर 1700 में दोस्तों इंडिया पीक पे था, इंडिया 24.4% था। राइट, तो ग्लोबल GDP का लगभग 22.5 टू 24.4%। ये वो टाइम था जब भारत की हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था कि भारत की जो हैंडीक्राफ्ट थी, भारत की जो टेक्सटाइल थी और ट्रेड थी, दुनिया भर में डिमांड में थे। फिर आता है 1820 AD, यानी दोस्तों 16.1% पे गिर गया, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वेस्टर्न मैकेनाइज प्रोडक्ट के का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। इसका इम्पैक्ट दिखता है जी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दोस्तों मैकेनाइज प्रोडक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। भारत का शेयर गिरकर कितना हो गया? 16.5%, यानी 16.1%। यहाँ से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। फिर 1947 में दोस्तों गिरकर मात्र 3% रह गया। दोस्तों इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में इंडिया का GDP शेयर मात्र 3% रह गया। द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री थैंक्स टू द एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका सबसे एग्रेसिव कॉलोनियल इम्पैक्ट। राइट, यहाँ पे एग्रेसिव कॉलोनियल इम्पैक्ट के कारण दोस्तों देख सकते हैं आप क्या इम्पैक्ट पड़ा, GDP कंट्रीब्यूशन का मात्र 3% रह गया। फिर 2021 में दोस्तों ये रिकवर हुआ है, 7.5% तक पहुंचा है। IMF का डेटा के हिसाब से इंडिया दोबारा ऊपर उठकर 7.5% ग्लोबल शेयर तक पहुंच गई है। और जो प्रेजेंट PPP है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब आज की डेट में परचेज पावर पैरिटी जो होती है, उसमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। पहले पे USA है, दूसरे पे चाइना है। तो हमने क्या देखा कि 1000 AD में 50.5% इंडिया चाइना मिला के, 1600 AD में इंडिया 23%, 1700 AD में 24.4%, 1820 में 16.1%, 1947 में 3% और 2021 में 7.3%। प्रेजेंट PPP जो थर्ड लार्जेस्ट है वो भारत का है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, सब कुछ आपको मिलता है हमारे क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में पहले आपको इस तरह के PDF मिलते हैं जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको वीडियोस के माध्यम से समझाया जाएगा सिंपल भाषा में। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप वीडियो देखेंगे। डेली आपको क्विज कंडक्ट करवाया जाता है फोल्डर के फॉर्मेट में, आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं। और दोस्तों उसके बाद 2 से 3 क्विज होता है, यानी आपको 1 से 1.5 घंटा डेली का देना है। निश्चित रूप से जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डेली बेसिस पर, 75 दिन का टारगेट है हमारा इस क्रैश कोर्स का। निश्चित रूप से JIB निकलेगा पहले अटेम्प्ट में, यदि आप इस क्रैश कोर्स में एक प्रॉपर वे में सिक्वेंसली फॉलो करते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनकम क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक की इनकम क्लासिफिकेशन। इसको मैं 2 मिनट दीजिए, मैं क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। सबसे पहले लिखता है लो इनकम कंट्री, तो इनका जो PCI रेंज है ये डॉलर में, वो क्या है? पर कैपिटा इनकम PCI मतलब हुआ। इनका जो रेंज है वो कितना है? $996, बिलो द $996।
यानी दोस्तों जिनकी पर कैपिटा इनकम $996 से नीचे होती है, ये सबसे बेसिक इनकम ग्रुप होता है। ये सबसे ज्यादा बेसिक इनकम ग्रुप होता है हमारा लो इनकम ग्रुप। फिर आता है लोअर मिडिल इनकम, इनका होता है 996 टू 3895। इसमें वो देश आते हैं जिनका पीसीआई 996 से लेकर 3895 के बीच होती है। बहुत सारे डेवलपिंग नेशन इसी ब्रैकेट में होते हैं, राइट। तो मैक्सिमम जो हमारे डेवलपिंग नेशन है वो इसी ब्रैकेट में होते हैं, प्लीज याद रखिएगा। फिर आता है हमारा अपर मिडिल इनकम, ये $3895 के ऊपर वाला होता है, जिनका पर कैपिटा इनकम 3895 से ऊपर होती है। इनको हाई ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी भी बोला जाता है, राइट। इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी हाई रहती है, हाई ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर आता है हमारा हाई इनकम, जो कि हाईएस्ट टीयर है, यानी ये लास्ट ग्रुप आता है हाई इनकम कंट्री। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट इकोनॉमी होते हैं, जिन्हें सबसे टॉप टीयर बोला जाता है, राइट। इनको क्या कहते हैं हम लोग, टॉप टीयर बोलते हैं, समझे बात को। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2019 के हिसाब से 1891 थी। मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी 2019 के हिसाब से $1891 थी, इसीलिए इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। आप देख लीजिए ना, 1800 इनकम इस कैटेगरी में आएगा, लोअर मिडिल इनकम, ठीक है। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई। तो लो इनकम में कितना है दोस्तों, 996 से कम, लोअर मिडिल में 996 से 1000 मान के चलिए ना, 1000 एक रफ आइडिया याद रहेगा, ठीक है ना। इसको 1000 ले लीजिए, $1000 से कम है तो लो इनकम। 1000 से लेकर मान के चलिए कि 3900, तो मिडिल इन लोअर मिडिल इनकम। 3900 के ऊपर तो अपर मिडिल इनकम, और बहुत ही ज्यादा है तो हाई इनकम आएगा, ठीक है। चलिए, और इंडिया का जो था वो कितना था, लगभग 1900 था। 1900 जो है हमारा लोअर मिडिल इनकम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं। दोस्तों एक इकोनॉमी का रियल डेवलपमेंट तब समझ में आता है जब हम उसके स्ट्रक्चरल शिफ्ट को देखते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था का रियल डेवलपमेंट तब समझ में आएगा ना जब हम उसके स्ट्रक्चरल शिफ्ट को देखेंगे। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस तक का जर्नी। चलिए इसको एकदम सिंपल क्रैश कोर्स स्टाइल में समझते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 1950 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद प्रधान थे जिसको बोलते हैं, नंबर याद रखिएगा। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो देख सकते हैं जीडीपी में 53.1% था, इंडस्ट्री का 16.6, सर्विसेज का 30.3। क्लियर है, भारत की आधी इकोनॉमी खेती पर डिपेंडेंट निर्भर थी, वो आप देख ही सकते हैं। फिर 80 से 81 में क्या हुआ कि बैलेंस शिफ्टिंग हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज होना स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन गिरकर 36.1% पे आ जाता है, इंडस्ट्री का बढ़कर 25.9, सर्विस का बढ़कर 38 हो जाता है। यानी इकोनॉमी धीरे धीरे इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ मूव कर रही थी। फिर 2020-21 का डेटा है, एग्रीकल्चर ये मॉडर्न इंडिया का पिक्चर टोटली फ्लिप हो जाती है। एग्रीकल्चर मात्र 20%, इंडस्ट्री भी लगभग 20% है, सर्विस का लगभग 60% है। यानी सर्विस जो है इंडियन जीडीपी को डोमिनेट कर रहा है। आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम, टूरिज्म, लॉजिस्टिक सब रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट का लॉजिक की बात कर लें तो डेवलपमेंट का सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है एग्रीकल्चर शेयर घटता है, ये चीज आप नोटिस कीजिए। और दोस्तों इंडस्ट्री सर्विस काफी तेजी से बढ़ती है, और लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर एवरी डेवलपिंग नेशन है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। तो जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल यही है, लॉन्ग रन गोल यही है कि हमारा जो टर्टरी सेक्टर है, यानी जो हमारा सर्विस सेक्टर है, राइट, ये डोमिनेट करे, सर्विस सेक्टर डोमिनेट करे, ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा ब्रिटिश पीरियड जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन एंड फेजेस। दोस्तों अब बात करते हैं उस एरा की जहां पे इंडिया की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पीरियड, जिसे हम इकोनॉमिक ड्रेन का टाइम भी बोलते हैं, या तो ब्रिटिश पीरियड बोलिए, इकोनॉमिक ड्रेन भी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए फैक्ट टेबल यही कर रहा है कि दोस्तों ये नंबर एग्जाम में बहुत फेवरेट होते हैं। लिटरेसी देख सकते हैं आप, लिखा है लेस देन 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब सिर्फ 1/6 से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। एजुकेशन को ब्रिटिश ने इंटरनेशनली इग्नोर ही कर दिया था, देख रहे हैं ना। टोटल जो आबादी था उसका मात्र एक छठा से भी कम लोग पढ़े हुए थे। फिर था दोस्तों नेशनल इनकम 1867 से 68 कितना था जी, 340 करोड़, मतलब इंडिया की टोटल इनकम ही थी 340 करोड़। इमेजिन कीजिए एक पुअर सिविलाइजेशन रिड्यूस टू दिस नंबर, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन को इस नंबर पे रिड्यूस कर दिया था। ये जो रॉ मटेरियल होता है ना दोस्तों, ये बेस बनता है बाकी सेक्टर का। तो काम का नेचर की बात कर लें तो दोस्तों ये जितने भी काम होते हैं अनऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेडिशनल नेचर के होते हैं। इसी वजह से ये सेक्टर ज्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी को ये क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कोर एक्टिविटीज क्या है, कंट्रीब्यूशन टाइप कैसा है, एम्प्लॉयमेंट नेचर कैसा है, इकोनॉमी का कंडीशन कैसा है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में दोस्तों ये दूसरा पैदान है, दूसरा फ्लोर है। यहाँ पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। तो यहाँ तो रॉ मटेरियल बना आपका, अब रॉ मटेरियल बदल गया किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में बदल गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है
रॉ मटेरियल बदल गया फिनिश प्रोडक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटीज जो होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती हैं। इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है। आउटपुट मिलता है फिनिश गुड्स, ठीक है। और नेचर जो है ज्यादा ऑर्गेनाइज है एज कंपेयर टू आप प्राइमरी सेक्टर बोले तो ये ऑर्गेनाइज है, एफिशिएंट नेचर का है। कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो जीडीपी को बूस्ट करता है, स्टेबल जॉब क्रिएट करता है, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सिंबल माना जाता है सेकेंडरी सेक्टर को। टर्सरी सेक्टर दोस्तों इसको कहा जाता है सर्विस का पावर हाउस। आप इसको सर्विस का पावर हाउस भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसको सर्विस सेक्टर बोलिए, टर्सरी सेक्टर बोलिए। तो यहाँ पे आपको मिलती है वो सर्विसेज जो इकोनॉमी को चलाती है, जैसे कि आपको बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर भी जोड़ लीजिए, राइट। ये सब के सब होते हैं। तो आउटपुट क्या मिलता है हमें? आउटपुट मिलता है हमें इंटेंजिबल सर्विसेज, राइट। तो इंटेंजिबल सर्विसेज सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, स्किल ड्रिवन है। तो रोल यही लिखा है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है, खासकर मॉडर्न इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। फिर आता है हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर को बोला जाए तो ये नॉलेज और इनोवेशन का हब है। नॉलेज सेक्टर बोल सकते हैं, इनोवेशन सेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ फोकस फिजिकल गुड्स पे नहीं होता, यहाँ पे फोकस है हमारा नॉलेज क्रिएशन पे। फोकस कहाँ है जी? फोकस है यहाँ पे हमारा नॉलेज क्रिएशन, राइट। तो एसेंशियल्स देख सकते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग, नॉलेज, राइट। तो इसको हम लोग नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बेस क्या है? बेस है हमारा ह्यूमन कैपिटल, राइट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि एक्सपर्टाइज और इंटेलेक्ट, ये हमारा बेस है, राइट। ये हमारे एडवांस इकोनॉमी में जहां पे इनोवेशन ही कॉम्पिटिटिवनेस है वहां पे देखा जाता है। फिर आता है हमारा क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर कहा जाए तो ये टॉप लेवल डिसीजन मेकर होते हैं, राइट। यहाँ पे काम करते हैं वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, गवर्नेंस बनाते हैं, नेशनल लेवल डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिसीजन मेकिंग। तो एक्टिविटीज क्या है? पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, टॉप एडमिनिस्ट्रेटर है। नेचर इनका होता है स्ट्रेटेजिक विजन होता है, इलाइट वर्कफोर्स है, राइट। तो ये छोटे से वर्कफोर्स है, इलाइट वर्कफोर्स है, और ग्लोबल लीडरशिप और लॉन्ग टर्म पॉलिसी डायरेक्शन सेट करते हैं। तो ये 5 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर, राइट। तो दोस्तों प्राइमरी मतलब कि रॉ मटेरियल, सेकेंडरी मतलब फिनिश गुड्स, टर्सरी मतलब सर्विसेज, इंटेंजिबल सर्विसेज, क्वार्टरनरी मतलब नॉलेज, और क्यूनरी मतलब स्ट्रेटेजिक विजन यानी कि डिसीजन मेकिंग। और इन 5 सेक्टर को मिलाकर क्रिएट करते हैं इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चरल हायरार्की, राइट। यही क्या बनता है जी? पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल हायरार्की बनता है ये 5 सेक्टर। देखिए सब कुछ रिवाइज हो जाएगा यदि इस टेबल को आप देखेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इस वीडियो को देख लेना तो आज का जो हमने क्विजेस डाल रखा है आज के फोल्डर में, प्लीज उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्विजेस से आप देख पाएंगे कि आप कितना समझे हैं चीजों को। और क्विज में देखिए कि कम से कम 60% मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से पीडीएफ को पढ़िए, कहीं ना कहीं तो समझने में दिक्कत है। जब तक टॉपिक पे कमांड नहीं आएगा ना तो फिर एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तो फिर मार्क्स नहीं आएगा। जरूरी है कि टॉपिक पे कमांड लाना, और कमांड लाने का एक ही जरिया है क्विज डेली अटेम्प्ट करना, उसमें 60% मार्क्स कम से कम लाना। चलिए आगे देखते हैं। अब 3 मेजर सेक्टर का एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं, एकदम एग्जाम फ्रेंडली और विजुअल स्टाइल में। कौन क्या करता है? देखिए प्राइमरी में काम होता है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन का, नेचुरल रिसोर्स का, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका फिशिंग हो या वो माइनिंग हो, समझे। तो कहा जाता है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है, सीधा नेचर से आउटपुट मिलता है, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, नेचर से सीधा क्या मिलता है हमें? आउटपुट मिलता है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का फोकस क्या है? प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। सिंपल सी बात है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को हम कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री में ले जाते हैं, और फैक्ट्री में ले जाकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। फिर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ पे सारा रोल होता है सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी का, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब इसी में आता है। तो ये तो नेचर ऑफ वर्क की बात हो गई। फिर आता है आउटपुट टाइप, तो किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है? तो मान लीजिए प्राइमरी है तो प्राइमरी में प्योर रॉ मटेरियल है, बेसिक फॉर्म होता है। सेकेंडरी है टेंजिबल प्रोडक्ट मिलेगा, फिजिकल फिनिश गुड्स मिलेगा जो हाथ में पकड़े जा सकते हैं। टर्सरी में जो आउटपुट मिलता है वो इंटेंजिबल गुड्स मिलता है, इंटेंजिबल वैल्यूज मिलते हैं, जैसे सर्विसेज हो गए, स्किल्स हो गए, एक्सपर्टाइज हो गए। यहाँ पे आउटपुट दिखता नहीं है लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। आउटपुट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो इंटेंजिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यदि कोई पूछा जाए आउटपुट टाइप में तो वो कहाँ है? टर्सरी पे है।
स्किल रिक्वायरमेंट, तो देखिए कौन से स्किल चाहिए। प्राइमरी में मोस्टली मैनुअल स्किल या ट्रेडिशनल स्किल चाहिए, फील्ड बेस्ड काम होता है, लेबर इंटेंसिव काम है। सेकेंडरी में टेक्निकल काम चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, मशीन टूल इंडस्ट्री नो हाउ चाहिए। और टर्सरी में दोस्तों प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन बेस्ड हाईली स्किल वर्कफोर्स चाहिए, नॉलेज इंटेंसिव रोल डोमिनेट करता है। और दोस्तों इसी कंपैरिजन से क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्सरी की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमी ऑर्गेनाइज होती है, स्किल्ड और सर्विस ड्रिवन होती जाती है। ये बात तो क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया की इकोनॉमी का असली बैकबोन क्या है? इंडिया की इकोनॉमी का असली बैकबोन है एग्रीकल्चर, राइट। और एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कुछ आइकॉनिक रिवॉल्यूशन के थ्रू, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्रैश कोर्स में हम प्राइमरी सेक्टर की पूरी कहानी को 3 पार्ट में डिकोड करेंगे। एक तो रिवॉल्यूशन, दूसरा इसके आर्टिचेक्ट और तीसरा इसका लेटेस्ट डेटा इनसाइट। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया के मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात की जाए, शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे पावरफुल माइलस्टोन, जिन्हें हम रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन का मतलब फोकस है दोस्तों व्हीट और राइस पे। इसके आर्टिचेक्ट है एमएस स्वामीनाथन और टाइमलाइन है 66 to 78। इसी रिवॉल्यूशन ने इंडिया को फूड स्कार्सिटी से फूड सरप्लस नेशन बनाया। तो देखिए पहले था स्कार्सिटी, स्कार्सिटी से क्या बना? सरप्लस बना, समझे, प्लीज याद रखिएगा। फिर आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये हुआ मिल्क और डेयरी। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क डेयरी से रिलेटेड है। ये वर्गीस क्यूरिन इसके आर्टिचेक्ट है, टाइम लाइन है 70 to 96। इसके बाद इंडिया बना लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। फिर आता है येलो रिवॉल्यूशन, इसके आर्टिचेक्ट है सैम पिट्रोडा, टाइम लाइन है 86 to 90। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी फिशरीज, इसके आर्टिचेक्ट है अरुण कृष्णन, टाइम लाइन है 73 to 2002। गोल्डन रिवॉल्यूशन, आर्टिचेक्ट है इसके निरपक तुतेजा, तो इनका टाइमलाइन है 91 to 2003। देखिए इतना टाइमलाइन सब याद मत कीजिएगा, हाँ एक बार आर्टिचेक्ट को जरूर देख लीजिए, ठीक है, तो सवाल आ सकता है। अभी तक आया नहीं है लेकिन आने का संभावना है, इसीलिए आर्टिचेक्ट को जरूर देख लीजिए। फिर आता है सिल्वर, सिल्वर वाला किससे रिलेटेड है दोस्तों? पोल्ट्री और एग से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी। पिंक रिवॉल्यूशन, ये है हमारा पिंक से पिंक, पी से फार्मा, प्रॉन, ओनियन, दुर्गेश पटेल 1970। रेड रिवॉल्यूशन, मीट और टोमेटो सब रेड कलर का होता है, विशाल तिवारी। फिर राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर, एमएस स्वामीनाथन। तो इन रिवॉल्यूशन ने मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर को एक ट्रेडिशनल सिस्टम से एक मॉडर्न हाई यील्ड इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया। पहले एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल सिस्टम था, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है ट्रेडिशनल से ये ट्रांसफॉर्म हो गई है मॉडर्न हाई यील्ड इकोसिस्टम, समझे। अब आता है एग्रीकल्चर बाय द नंबर। अब बात करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खेती पर डिपेंडेंट है, देख सकते हैं 54.6% है। फिर आता है जीवीए कंट्रीब्यूशन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो दोस्तों एग्रीकल्चर लगभग 17.5%, 17.8% जो है ये 2019-20 का डेटा है। यहाँ से पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक वेट कितना ज्यादा है। अनऑर्गेनाइज लेबर, देखिए ना लगभग 93% जो है लेबर वर्कफोर्स, समझ रहे हैं, लगभग 40 करोड़ वर्कर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट देता है। लैंड यूज, टोटल लैंड एरिया देख सकते हैं 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। ये सब कभी डेटा नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी आपको परसेंटेज का जानकारी रफ आइडिया होना चाहिए। वर्कफोर्स लगभग आधी आबादी वर्कफोर्स इसी में है। अनऑर्गेनाइज लेबर लगभग 93% है, ठीक है। फिर लैंड यूज का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, नेट सोन एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, लगभग 42.4% जो टोटल एरिया का है वो नेट सोन एरिया है। तो ये डेटा डिसाइड करती है कि फूड प्रोडक्शन में कितना लैंड एक्चुअली यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्राइमरी सेक्टर में रिवॉल्यूशन हमने देखा, वर्कफोर्स हमने देखा, लैंड देखा, लाइवलीहुड देखा, और इन्हीं पिलर से मिलकर बनाई इंडिया की एग्रीकल्चर आइडेंटिटी, जिसे हम आज भी अपनी इकोनॉमी का फाउंडेशन ही मानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर के बाद इंडिया के ग्रोथ इंजन का असली दम छुपा है सेकेंडरी सेक्टर में। ये वो सेक्टर है जो रॉ मटेरियल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के क्रैश कोर्स में हम देखेंगे इंडस्ट्री शेयर, डेवलपमेंट फेज और आईआईपी का पावर पंच। दोस्तों सब सेक्टर की बात कर लें तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 4 मेजर पिलर होते हैं। कौन कौन से हैं जी? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वेरिंग, यूटिलिटीज, ये 4 पिलर हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है इंडस्ट्री का हार्ट कहा जाता है, समझे। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यदि कोई है तो वो कौन सा है, लगभग 18% दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, जैसे आपका रोड हो गया, ब्रिजेज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, यह सब यहाँ पे जनरेट होता है, लगभग 60% है। माइनिंग एंड क्वेरिंग में दोस्तों नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन आता है, राइट। फिर यूटिलिटीज में जैसे पावर, गैस, वाटर, बिना पावर और एनर्जी का कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। यदि फेज की बात कर लें तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल जर्नी है वो 4 मेजर फेज में डिवाइड होता है, बिल्कुल टाइमलाइन स्टाइल में। पहला फेज है 51 से लेकर 65 तक। इस पीरियड में इंडिया ने हैवी इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, डैम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। इसको फाउंडेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इंडस्ट्री बेस यहाँ तैयार होती है, राइट। इंडस्ट्री की बेस यहाँ पे तैयार हुई। फिर आता है 65 to 80। यहाँ पे आपको पता होगा वार हुआ, वार का जो लॉसेस हुए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्रंच हुआ, पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन के चलते इंडस्ट्री स्लो हो गई, ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक गई, ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट हो गई, लिखा है ना स्टैग्नेशन। तो इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, पॉलिसी। तो फेज 2 में क्या हुआ दोस्तों कि वार, लॉसेस, फॉरेन एक्सचेंज क्रंच और पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से दोस्तों, पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडस्ट्री स्लो हो गई, ग्रोथ रुक गई। फिर आता है 80 to 91। 80 to 91 में पॉलिसी थोड़ी सी रिलैक्स हुई, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिली। 1991 का बात पता होगा आपको। इंडस्ट्री ने रिकवरी फेज में कदम रखा। फिर आता है दोस्तों 10-11 होता है, ताकि सालों के डेटा को कंपेयर किया जा सके। तो आपका जो इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है वो हमें आईआईपी से पता चलता है। और दोस्तों कहा जाता है कि कोर इंडस्ट्रीज में आईसीआई के 8 पिलर्स होते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, इनको हम आईसीआई बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कुछ इंडस्ट्रीज है जिनका पूरे इकोसिस्टम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज हैं? रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इनका कंबाइंड वेट, इनका जो कंबाइंड वेट है, राइट, वही डिसाइड करता है कि इंडस्ट्रियल हेल्थ स्ट्रांग है या वीक है। इंडस्ट्रियल हेल्थ कैसा है, स्ट्रांग या वीक, कंबाइंड इफेक्ट डिसाइड करता है। तो 8 पिलर का नाम सुन लीजिए: रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि देखो सेकेंडरी सेक्टर जो होते हैं इसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और यूटिलिटीज आते हैं। और इन्हीं पिलर से मॉडर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, जिसे हम आज मेक इन इंडिया या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की बात कर लें तो अगर आपको पता करना है कि इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर कौन है, तो दोस्तों जवाब सिंपल है, टर्सरी सेक्टर। तो इस सेक्टर के 5 पावरफुल डायमेंशन में ब्रेक डाउन करेंगे। एक तो फाइनेंस है, देखिए लिखा है, एक तो फाइनेंस है, दूसरा ट्रेड है, तीसरा हमारा आईटी है, टूरिज्म है, एनएफडीआई है। तो दोस्तों टर्सरी सेक्टर आज इंडिया के जीडीपी का लगभग समझ आए कि अप्रॉक्स 55% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी का लार्जेस्ट शेयर देता है। सर्विस डोमिनेट बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी नॉलेज ड्रिवन हो चुकी है। आज की जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है दोस्तों, नॉलेज ड्रिवन है, इसीलिए डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसे देखिए फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन 21.4% है जीवीए में। ये वही सेगमेंट है जहाँ पे बैंकिंग, जहाँ पे इंश्योरेंस, जहाँ पे कंसल्टिंग, ऑडिट, इकोनॉमी को फाइनेंशियल बैकबोन मिलता है। फिर आता है ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सेक्टर जॉब, डिमांड, कंज्यूमर इकोनॉमी को फिल करता है, लगभग 18.5% का कंट्रीब्यूशन है। आईटी, बीपीएम, तो इनका जो वैल्यूएशन है लगभग 181 बिलियन डॉलर है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट देख सकते हैं आप कितना है, 40%। सर्विस एक्सपोर्ट का, इंडिया की ग्लोबल ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आईटी सर्विस, बीपीओ सब यहाँ पे फ्रेम होते हैं। टूरिज्म, तो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल का डेटा है दोस्तों, देख सकते हैं कि 10.6 मिलियन फॉरेस्ट टूरिस्ट जो अराइव होते हैं, जो कि लगभग 27.7 बिलियन डॉलर फॉरेक्स जनरेट करते हैं। तो टूरिज्म केवल फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं अर्न करता, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट करता है। एफडीआई, तो भारत जो है 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट है ग्लोबली, राइट। 2020 का डेटा है, 5th लार्जेस्ट एफडीआई। ये दिखाता है कि इंडिया सर्विस ड्रिवन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए एक तरफ ऑर्गेनाइज है, एक तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें क्या समझना है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट दो बड़े, यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो एम्प्लॉयमेंट 2 बड़े स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। इनकी डिफरेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइज में रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा, अनऑर्गेनाइज जो है रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। टर्म्स की बात कर ले ऑर्गेनाइज की, तो ऑर्गेनाइज फिक्स्ड है, रेगुलर है, जबकि अनऑर्गेनाइज का टर्म्स इरेगुलर है, कुछ फिक्स नहीं है।
फिर सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, पेंशन, मेडिकल, ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में कुछ नहीं लगता, वर्किंग आवर फिक्स लगता है, ओवर टाइम पेड, लेकिन अनऑर्गेनाइज में फिक्स नहीं है, लीगल कवर, फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, राइट। तो लेकिन अनऑर्गेनाइज में कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में बोले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टेबल होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्लेक्सिबल है। कि इकोनॉमी में जो मेजर डिसीजंस हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस होगा, राइट, ये सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे पर बेस्ड होगा, राइट। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि डेटा बेस्ड प्लानिंग है। दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, डिकिंसन। तो जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे पर बेस्ड है। फिर एक है हमारा नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन, राइट, प्रोडक्शन और ट्रेड का कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, राइट। इसे कहा जाता है प्लानिंग। और ये कोऑर्डिनेशन बेस्ड होता है सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे, राइट। तो इसको बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमिटी, 1938 में बना था। और प्लानिंग में बताया आपको कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ट्रेड का टेक्निकल कोऑर्डिनेशन होता है बेस्ड ऑन सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। यदि हम प्लानिंग के टाइप्स की बात कर लें तो एक होता है टेरिटोरियल प्लानिंग। टेरिटोरियल प्लानिंग क्या होता है कि देखिए, एक होता है रीजनल वर्सेस नेशनल, और इसमें फोकस है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया पे। दूसरा होता है पॉलिटिकल प्लानिंग। पॉलिटिकल प्लानिंग में फेडरल, स्टेट, लोकल, राइट। तो यहाँ पे गवर्नेंस लेवल के बेसिस पर प्लानिंग होता है। ये जो प्लानिंग होता है ये गवर्नेंस लेवल के बेसिस पे होती है, राइट। फिर होता है हमारा पार्टिसिपेशन बेस्ड प्लानिंग। पार्टिसिपेशन बेस्ड प्लानिंग में एक सेंट्रलाइज होता है जो कि टॉप डाउन होता है, और एक डिसेंट्रलाइज होता है जो कि बॉटम अप होता है। फिर एक होता है टाइम पीरियड प्लानिंग, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, टाइम पीरियड कहते हैं, राइट। फिर आता है दोस्तों हमारा सेक्टर कवरेज। सेक्टर कवरेज में एक सेक्टोरल आता है, एक स्पेशियल आता है। सेक्टर स्पेसिफिक वर्सेस मल्टीपल सेक्टर प्लस स्पेस यूटिलाइजेशन। यदि हम हिस्टोरिकल ऑरिजिन की बात कर लें तो दोस्तों देखिए, रीजनल प्लानिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1916 में, कहाँ पे, यूएसए में। और इसका फोकस था दो चीजों पे, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी पे और दूसरा स्पेस यूटिलाइजेशन पे, राइट। इन दोनों चीजों पे फोकस था, राइट। नेशनल प्लानिंग की बात कर लें, स्टार्टेड इन 1928 टू 1933। कहाँ पे हुआ था तो सोवियत यूनियन में हुआ था। पर्पस यही है, स्टेट लेड स्ट्रेटजी, मतलब गवर्नमेंट पूरा डायरेक्शन सेट करता है। और नेशनल प्लानिंग स्टार्ट हुआ 28 एंड 33 में सोवियत यूनियन में, मतलब गवर्नमेंट पूरा डायरेक्शन सेट करता है। और दोस्तों बस याद रखिएगा, डिकिंसन सर्वे डिकिंसन ने किया था। एनपीसी 1938 में हुआ, कोऑर्डिनेशन और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। 1916 में दोस्तों, 1916 में सोवियत यूएसए में रीजनल प्लानिंग शुरू हुआ था। और 1928 से 33 में नेशनल प्लानिंग शुरू हुआ, राइट, सोवियत यूनियन नेशनल प्लानिंग। तो इसी क्लैरिटी से प्लानिंग के सारे क्वेश्चन क्रैक होंगे INIFS के। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड टाइमलाइन ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी इंडियन प्लानिंग का सबसे स्कोरिंग पार्ट है। तो पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव था, कि गोल यही था कि इकोनॉमी का सस्टेनेबल आउटपुट बढ़ाना। यानी सस्टेनेबल आउटपुट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, समझे। फिर है पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, हटाना, यानी पॉवर्टी को सिस्टमेटिकली कम करने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च हुए। एम्प्लॉयमेंट में कम करना, लिखा है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। सोशल जस्टिस, यानी इनइक्वालिटी को कम करके फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी और प्रोवाइडिंग द फेयर अपॉर्चुनिटी, राइट। सेल्फ रिलायंस, यानी ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करना, राइट। सेल्फ रिलायंस से क्या होता है, ऑटार्ची कम होता है। मॉडर्नाइजेशन, यानी दोस्तों सोशल आउटलुक में प्रोग्रेसिव चेंज लाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख सकते हैं, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। इसका पर्पस था कि प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करना। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर थे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी। फिर 51 में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। इंडिया में फॉर्मल इकोनॉमिक प्लानिंग की ऑफिशियल बिगनिंग हुई। फिर 52 में NIDC हुआ, NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टार्ट हुआ, राइट। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का रोल था, फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी थी प्लान के लिए। इसके अंदर NDC के अंदर PM थे, इसके अंदर CM थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। फिर 2015 में नीति आयोग आई।
इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। तो फोकस था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड थिंक टैंक मॉडल। इसका फोकस दो चीज पे था, एक तो था हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लस थिंक टैंक मॉडल, राइट। तो ये 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया। 52 में फिर एनडीसी, याद रखिएगा। तो दोस्तों 1938 में एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमीशन, 1951 में पहला प्लान, फिर 52 में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 2015 में नीति आयोग। बस ये सीक्वेंस याद रखिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर लें तो दोस्तों ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें कोर फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन, क्योंकि दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर फूड शॉर्टेज था तो फूड ग्रेन को इंपोर्ट किया गया। लगभग 44.6% जो है पब्लिक सेक्टर आउटले, हाईएस्ट शेयर था एग्रीकल्चर के प्रति। दोस्तों पहला फर्स्ट ईयर प्लान में याद रखिएगा 3 चीज है, फूड, फील्ड और फर्टिलिटी। फ्रेंड्स जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 टू 1965, इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर और बैलेंस्ड इकोनॉमी पे ज़्यादा जोर दिया गया। आप जानते ही होंगे 1962 का वार था हमारा, राइट, चाइना वाला। और उसके बाद 1965 का वार था पाकिस्तान के साथ। 1965 से 66 के बीच में ड्रॉट आया, यानी प्लान का जो टारगेट था वो बहुत ही खराब तरीके से हिट हुआ था, राइट, इट वाज बैडली हिट। सो दोस्तों थर्ड प्लान क्यों फेल हुआ? क्योंकि 2 वार आए थे प्लस 1 ड्रॉट आया था, इस कारण से ये प्लान फेल हो गया था। फिर एक हॉलीडे प्लान आया था, रीज़न यही था कि हमारी अर्थव्यवस्था में इनस्टेबिलिटी आ गई थी, राइट, असंतुलन आ गया था, वार था, ड्रॉट था, इस कारण से हॉलीडे प्लान आया। यानी जो रेगुलर 5 ईयर प्लान था इसको सस्पेंड कर दिया गया, राइट, और एनुअल प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। लिखा है ना, एनुअल प्लान वाज इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हॉलीडे को याद रखिएगा 3 ईयर ऑफ एनुअल प्लान। तो ये जो हॉलीडे था ना 3 साल का एनुअल प्लान था, 3 साल का। वैसे उसके बाद फोर्थ वाला आता है जिसका फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और इसका एक फीचर्स मैं बताऊं आपको, गार्डगिल स्ट्रेटजी, ये को अडॉप्ट किया गया। इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1971 में। तो फोर्थ वाले को याद रखिए 2 चीज़ों से। क्या 2 चीज़ से याद रखना है दोस्तों? पहला याद रखना है आपको स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रेटजी, राइट। तो ये याद रखिए गार्डगिल स्ट्रेटजी। फिर हमारा फिफ्थ वाला आता है, फिफ्थ वाला है 74 टू 79, और इसमें दोस्तों 20 पॉइंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया। इसमें पॉवर्टी प्लस 20 पॉइंट पावर ये आया फिफ्थ में। सिक्स आया हमारा 80 टू 85, जो कि 4 फोकस था गरीबी हटाओ, और इसमें टारगेट ग्रुप क्या था? स्पेशली बेनिफिशरी फोकस था। तो 6 था टारगेटेड अटैक ऑन पॉवर्टी। 7 था हमारा 85 टू 90 हमारा 7th 5 ईयर प्लान था। तो इसमें JRY हुआ, जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया 1989 में। फिर हॉलीडे प्लान आया 1990 टू 1992, ये ट्रांजिशन फेज था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, सेकेंड का था हैवी इंडस्ट्री, थर्ड का था दोस्तों वार एंड ड्रॉट, और फोर्थ हमारा हॉलीडे आया था। उसके बाद एनुअल प्लान था, और उसके बाद नेक्स्ट था हमारा फिफ्थ था हमारा ये 25th क्या था दोस्तों? 20 पॉइंट प्रोग्राम था फिफ्थ में, पॉवर्टी रिमूवल। 6 था हमारा टारगेट ग्रुप अप्रोच। 7 था हमारा जवाहर रोजगार योजना, और फिर एक हॉलीडे आया ट्रांजिशन के फॉर्मेट में। फिर आता है हमारा 8th, जो कि 1992 टू 1997 के बीच में है। ये मॉडर्न एरा का 5 ईयर प्लान है। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना, ये मॉडर्न एरा का 5 ईयर प्लान है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली प्लान टू टारगेट या प्लान टू रिफॉर्म फॉर्मेट में आते हैं। तो दोस्तों देखिए 8th का था इकोनॉमिक रिफॉर्म, मेन फोकस क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपको पता होगा दोस्तों 1991 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट 7, जो कि बेस्ड है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इसके अल्टीमेट रेडी रिकॉर्डर को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन को पहले कंसेप्ट के साथ। तो हम समझने वाले हैं 1991 इंडिया का 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, जहां पे हेडिंग भी देख सकते हैं लिखा गया है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसमें हमारा देश एक क्लोज स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से ओपन प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था। तो देखिए 2 वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूं, क्लोज और स्ट्रगलिंग, राइट। इससे चेंज होकर ओपन और दोस्तों एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था, राइट। लेकिन सवाल है क्यों, क्या फोर्स किया भारत को बदलने में?
चलिए मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। तो ये जो 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, सवाल ये है कि रिफॉर्म आखिर कंपलसरी क्यों बना, राइट, द व्हाई बिहाइंड द चेंज। दोस्तों 1991 तक हमारी इकोनॉमी एक फुल ब्लोन क्राइसिस में घुस चुकी थी, राइट। 1991 तक क्या हुआ था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एक फुल ब्लोन क्राइसिस में घुस चुकी थी, समझे। तो बीओपी क्राइसिस आया दोस्तों, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो देश के पास इंपोर्ट बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, डॉलर रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो था। तो बीओपी क्राइसिस यही बोलता है कि देश के पास इंपोर्ट बिल भरने के लिए कोई पैसा ना बचा था, राइट, और डॉलर रिजर्व एकदम जीरो था। फिर क्या हुआ दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज डेंजर जोन, इंडिया के पास केवल 2 हफ्ते का, यहाँ देखिए लिखा है ना, डेंजरस लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत के पास मात्र 2 हफ्ता का इंपोर्ट कवर के बराबर फॉरेक्स बचा था, बस सोच सकते हैं 2 वीक्स, राइट, इंपोर्ट कवर के बराबर फॉरेक्स बचा था। ये दूसरा दिक्कत था, फॉरेक्स डिप्लीशन। तीसरा दिक्कत था दोस्तों डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप समझते ही होंगे आप। डेब्ट ट्रैप का मतलब है दोस्तों कर्ज पे कर्ज, बाहरी लोन, सरकार का डेब्ट इतना बढ़ गया था कि इंटरेस्ट भरना ही मुश्किल हो रहा था। हाई एक्सटर्नल एंड गवर्नमेंट डेब्ट। फिर 4th पॉइंट लिखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सब्जी, पेट्रोल, डेली आइटम सब के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। और लास्ट में लिखा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब हुआ दोस्तों कि आईएमएफ ने बोला कि आपको लोन चाहिए, रिफॉर्म ले आओ, और फिर इंडिया ने डिसाइड किया नाउ और नेवर। आईएमएफ ने बोला कि लोन चाहिए तो रिफॉर्म ले आओ, और भारत ने डिसाइड किया नाउ और नेवर। तो दोस्तों ये सब वाई थे बिहाइंड द चेंज। बीओपी क्राइसिस, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं, फॉरेक्स डिप्लीशन यानी फॉरेन एक्सचेंज डेंजर जोन में जा चुका था, डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन यानी प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल थे, एक्सटर्नल प्रेशर यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कंडीशन। अब एक मॉडल का नाम मैं आपको बताता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी मॉडल, राइट। तो दोस्तों इसके 3 पिलर्स हैं और एक रिवॉल्यूशन है, ऐसे समझिए। एलपीजी में 3 पिलर हैं और क्या है दोस्तों, एक रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों 1991 में क्या हुआ, इंडिया ने अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल। तो दोस्तों लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि रिस्ट्रिक्शन को हटाओ और ग्रोथ बढ़ाओ। रिस्ट्रिक्शन को हटाओ और ग्रोथ को क्या करो, बढ़ाओ। मतलब सरकार का अननेसेसरी कंट्रोल कम करना। इसमें क्या क्या एक्शन लिए गए, तो दोस्तों देखिए, इंडस्ट्री लाइसेंस को बंद किया गया, एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है उसको कम किया गया, राइट। तो इंपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन थे उसको कम किया गया। बिजनेस अप्रूवल को सिंप्लीफाई किया गया, राइट, सिंप्लीफाइड अप्रूवल ऑफ द बिजनेस। दोस्तों लिबरलाइजेशन का यही सब इफेक्ट था कि आप देख सकते हैं कि स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शन, सरकार का नेसेसरी कंट्रोल कम करना, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग का एंड होना, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कम होना, राइट, बिजनेस अप्रूवल सिंप्लीफाई होना, ये तो लिबरलाइजेशन की बात होगी। अब यदि हम बात कर लें प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि सरकार ने बोला कि सब कुछ सरकार नहीं चलाएगी। तो इसमें क्या क्या किया दोस्तों, पीएसयू को डिसइन्वेस्ट किया, प्राइवेट प्लेयर को कंपटीशन का मौका दिया, एफडीआई का एंट्री हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई। फिर आती है ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया से जुड़ना, इंडिया ओपन हो गया वर्ल्ड मार्केट के लिए, राइट। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, देख सकते हैं ट्रेड एक्सपेंशन यानी दोस्तों फॉरेन ट्रेड का एक्सपेंड होना, राइट, पहला पॉइंट लिखा है। फिर लिखा है कि टैरिफ बैरियर का, ड्यूटीज का कम होना, टैरिफ बैरियर कम किया गया, ड्यूटीज कम किया गया, ग्लोबल कंपनी को भारत में बिजनेस का मौका मिला। ये तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई। तो दोस्तों हमने ये देखा कि 1991 के रिफॉर्म ने इंडिया की इकोनॉमी को क्राइसिस से कॉन्फिडेंस में बदल दिया। तो 1991 का रिफॉर्म था वो भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसको क्राइसिस से कॉन्फिडेंस में बदल दिया। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं, एक माइंडसेट में शिफ्ट था। और हम इस क्रैश कोर्स में इसी रिफॉर्म के हर एंगल डीप पर सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, राइट। तो ये केवल दोस्तों पॉलिसी चेंज नहीं था, एक माइंडसेट में शिफ्ट था। आप देख सकते हैं पहले केस में रिस्ट्रिक्शन को घटाया, दूसरे केस में दोस्तों एंट्री हुई, डिसइन्वेस्टमेंट अलाउइंग प्राइवेट कंपटीशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के वो रिफॉर्म जिन्होंने इंडिया की बैंकिंग को माइक्रो रेगुलेटेड सिस्टम से मार्केट ड्रिवन पावर हाउस में कन्वर्ट किया। पहले क्या था जी, माइक्रो रेगुलेटेड था, अब क्या हो गया, मार्केट ड्रिवन हो गया। आखिर ये शिफ्ट कैसे हुआ, तो दोस्तों इस जर्नी को जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इस जर्नी को समझने के लिए हम एक सिंपल टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। तो देखिए पहले था हमारा कंट्रोल और फिर आ गया हमारा कंपटीशन। तो एक तरह का ट्रांजिशन हुआ है, कंट्रोल टू कंपटीशन, राइट।
देखिए दोस्तों, पहले बैंकिंग पूरे कंट्रोल मोड में चलती थी। कंट्रोल मोड का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, राइट, गवर्नमेंट नॉर्म्स थे, रिजिड रूल्स थी, रूल काफी रिजिड थी, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड थी। और 1991 के बाद क्या हुआ दोस्तों कि फोकस शिफ्ट हो गया। कहां फोकस शिफ्ट हो गया? एफिशिएंसी पे। 1991 के बाद फोकस शिफ्ट हो गया एफिशिएंसी पे, कंपटीशन पे, और दोस्तों कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग पे, राइट। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि ट्रांजिशन हुआ कंट्रोल टू कंपटीशन। यानी दोस्तों पहले बैंकिंग पूरे कंट्रोल मोड में चलती थी, सरकारी नॉर्म थे, रिजिड रूल थी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और 1991 के बाद फोकस शिफ्ट हो गया एफिशिएंसी पे, कंपटीशन पे, कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग पे। तो देखिए, एक चक्रवर्ती कमेटी का मैं आपको बताऊंगा। चक्रवर्ती कमेटी का मेन फोकस था दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी फोकस था। यानी ये कमेटी ने आरबीआई को बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी को साइंटिफिक, डेटा बेस्ड और एफिशिएंट बनाओ। कौन सा कमेटी है जी? चक्रवर्ती कमेटी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी को साइंटिफिक बनाओ, डेटा बेस्ड बनाओ और इफेक्टिव बनाओ। डेटा बेस्ड, इफेक्टिव और फाइनली साइंटिफिक, ये चक्रवर्ती कमेटी। फिर 1991 में आता है हमारा नरसिम्हन कमेटी, राइट। ये क्या बोलता है कि ये सबसे गेम चेंजर कमेटी थी। इसने कहा कि बैंकिंग को लिबरलाइज करो। इसने क्या बोला जी कि बैंकिंग को लिबरलाइज करो, समझे। इसने बोला कि एनपीए को एड्रेस करो। इसने बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रांग बनाओ, नरसिम्हन कमेटी। फिर 1995 में आता है हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। इसने क्या बोला? इसने बोला कि कस्टमर की कंप्लेंट को फास्ट सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने ओम्बड्समैन को गठित किया। यानी आज का कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इसी का रिजल्ट है। फिर 1996 में पद्मनाभन कमेटी आया। दोस्तों कमेटी पे सवाल आता है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो दोस्तों पद्मनाभन कमेटी ना बैंकिंग सुपरविजन पे फोकस करता है। कहां फोकस करता है जी? बैंकिंग सुपरविजन पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी ये कमेटी सुपरविजन करने का सिस्टम मॉडर्नाइज करने पे फोकस करती है। यानी सुपरविजन करने का जो सिस्टम है वो मॉडर्नाइज करे। रिस्क बेस्ड सुपरविजन आया, आरबीएस इसको बोलते हैं। मॉनिटरिंग बेटर हुई, राइट। फिर 1998 में हमारा वर्मा कमेटी, 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 भी आया। इसमें दोस्तों रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म को रिव्यू किया गया। पहले रिफॉर्म कितने काम आए, क्या इंप्रूव करना है। तो इसने रिस्ट्रक्चरिंग, इसने मर्जर, इसने कैपिटल नॉर्म जैसे रिकमेंडेशन दी। फिर 98 में वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी और आर.एच. खान कमेटी, ये दो कमेटी को ध्यान रखेंगे। तो वर्मा कमेटी दोस्तों रिलेटेड है वीक बैंक से और आर.एच. खान कमेटी रिलेटेड है दोस्तों हार्मोनाइजेशन से। तो 1998 में दो इंपॉर्टेंट कमेटी और बनी। वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है जी? तो कमजोर बैंक से, राइट। इसने वीक बैंक को रिवाइव करने के स्टेप सजेस्ट किए। और आर.एच. खान कमेटी हार्मोनाइजेशन से, मतलब कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के बीच हार्मोनाइजेशन का रोड मैप दिया। फिर 2014 में दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक का कंसेप्ट आया। तो ये क्या हुआ? ये बैंक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया। आपने नाम सुना होगा पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने बैंकिंग पेनिट्रेशन को अगले लेवल पे पुश किया। तो दोस्तों ये सब चीज याद रखना है। 85 में खासकर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी जी बोलिए मॉनेटरी पॉलिसी। नरसिम्हन कमेटी पहला 1991 में मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म का फाउंडेशन है। 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आया। 1996 में पद्मनाभन कमेटी आई बैंकिंग सुपरविजन का। 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 आई, बैंकिंग रिफॉर्म रिव्यू। फिर 1998 में दोस्तों 1998 में वर्मा कमेटी भी आई, आर.एच. खान कमेटी भी आई। वर्मा कमेटी वीक बैंक से रिलेटेड है और आर.एच. खान कमेटी जो है हार्मोनाइजेशन से रिलेटेड है। और 2014 में डिफरेंशिएटेड बैंक का कंसेप्ट आया। तो दोस्तों ये थी बैंकिंग रिफॉर्म की एक सॉलिड टाइमलाइन, जहां हर कमेटी ने एक नया पाथ दिखाया और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम आज मॉडर्न कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों नरसिम्हन कमेटी फ्रेमवर्क की थोड़ा बात कर ली जाए तो इंडिया का जो बैंकिंग रिफॉर्म का जो कोर बैकबोन था वो कौन था जी? नरसिम्हन फ्रेमवर्क। तो इस फ्रेमवर्क ने बैंकिंग सेक्टर को फाउंडेशन से लेकर फ्यूचर तक कंप्लीटली रिसेव किया, समझे। फाउंडेशन से लेकर फ्यूचर तक कंप्लीटली रिसेव करने का काम जो है नरसिम्हन फ्रेमवर्क का था। तो दोस्तों ये रिफॉर्म दो फेज में आया, एक तो 1991 का रिफॉर्म था और एक 1998 का रिफॉर्म था। तो कैपिटल रिफॉर्म ये था, फेज 1 वाला जो रिफॉर्म था उसमें ये था कैपिटल एडिक्वेसी का जन्म हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी। यानी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। पहले क्या आया दोस्तों? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आया, यानी कि बैंक के पास जितना रिस्क है उतना कैपिटल जरूरी है। इसे बैंकिंग सिस्टम शॉक प्रूफ बनने लगा, यानी जितना रिस्क है उतना कैपिटल रखना आवश्यक है, समझे। बैंकिंग सिस्टम शॉक प्रूफ बनने लगा। फेज 2 में क्या आया कि इस नॉर्म को और टफ बनाया गया। आपने नाम सुना होगा टीयर 1 आ गया, टीयर 2 आ गया। इस कैपिटल को क्लियरली डिफाइन किया गया फेज 2 में।
गोल यही था कि भारतीय बैंक को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर बनाना। तो पहले में तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म आया था फेज 1 में, और फेज 2 में टीयर 1 टीयर वाइज क्लासिफिकेशन हुआ। फिर आता है दोस्तों हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म क्या है जी? 1991 में एक बड़ा सा चेंज आया। बैंक को बोला गया कि प्रॉफिट तभी दिखाओ जब एक्चुअल पैसा एक्चुअल में मिला हो। इससे एनपीए की सच्चाई सामने आई, राइट। और फेज 2 में क्या हुआ दोस्तों? हायर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी 1998 में डिस्क्लोजर नॉर्म को और स्ट्रिक्ट किए गए। बैंक को बैलेंस शीट में सब कुछ क्लियरली दिखाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्क्लोजर। तो जैसे आपका एनपीए हो गया, जैसे आपका प्रोविजनिंग है, या मान लीजिए रिस्क है, तो ये सब हमारा आ गया फेज 2 में। फिर आता है ऑपरेशन, बैंक को एफिशिएंट बनाना। तो इसमें एक और चीज देखिए, सीआरआर एसएलआर का। हाँ, यहाँ पे देखिए, बैंक के पास ज्यादा लैंडेबल फंड लाने के लिए सीआरआर एसएलआर को धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। मतलब अब देखिए, सीआरआर एसएलआर कम होगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि जो बैंक के पास लैंडेबल फंड बढ़ जाएगा, ज्यादा फंड वो लोगों में बांट सकती है, क्योंकि एक तरह का सीआरआर एसएलआर जो है पैसा वो होता है जो बैंक को रखना पड़ता है। अब ये कम होगा तो बैंक लैंड ज्यादा कर सकती है, ठीक है। ये फेज 1 में बोला कि सीआरआर एसएलआर थोड़ा कम करो, और फेज 2 में बोला कि ब्रांच खोलने का प्रोसेस आसान हो गया, जिसको बोलते हैं डीरेगुलेशन। कंपटीशन बढ़ा, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो पूछेगा आपसे, बताइए कि टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल कौन से फेज में आया, तो बोलिएगा फेज 2 में आया। मर्जर एमलगेमेशन का फोकस कहां पे था, तो फेज 2 में था। कब आया था? 1998 में आया था। अब बात कर ले ये दोस्तों, तो हमने यही बताया कि फेज 1 में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो नए नए प्राइवेट बैंक इंटर हुए। आपने जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है फेज 1 में आए थे। और फेज 2 में एमलगेमेशन है, यानी 1998 में क्या इंफेसिस था कि वीक बैंक को रेस्क्यू मत करो, मर्ज कर दो। जो कमजोर बैंक है ना जी, जो वीक बैंक है, उनको रेस्क्यू मत करो, उसको मत। तो दोस्तों यहाँ से पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इवोल्यूशन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों पहला जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया था वो 1991 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1991 में आया था, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज की थी। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। भारत ने अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज की, ठीक है। ये वो मोमेंट था जिसमें हमारा ग्लोबल ट्रेड का रास्ता ऑफिशियली ओपन हुआ था, राइट। तो ऐसे समझिए कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड का रास्ता है ना, वो ओपन हुआ था कब? 1991 में, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, राइट। इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। कब की है जी? 1 अप्रैल 2015 की है। ये दूसरी माइलस्टोन है। यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 को लॉन्च किया। एफटीपी 2015-2020 लॉन्च हुआ। ये पॉलिसी 5 साल पीरियड के लिए बनाई गई थी, लेकिन ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से टाइमलाइन चेंज होती गई। पॉलिसी को बार बार एक्सटेंड किया गया, और फाइनली मार्च 2022 तक दोस्तों, मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया। इस पॉलिसी का असली एक्सपोर्ट टारगेट ईयर था 2019 से लेकर, जो असली टारगेट एक्सपोर्ट टारगेट ईयर था वो 2019 से 2020 तक था, जिसमें एम्बिशियस गोल सेट किए गए थे। और अब प्रपोज की गई है एक नई साइकिल, जो कि है एफटीपी 2022 से 2027, जिसे कंप्लीटली न्यू ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बुक का जो पब्लिकेशन है ना, वो 2022 में आया था, तो इस हिसाब से यहाँ पे डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। लेटेस्ट जो एडिशन है वो 2022 का ही है, ठीक है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी 2026 चल रहा है, फिर हम 2022 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बुक का जो एडिशन आया था, न्यू एडिशन, वो 22 में आया था, ठीक है। 23 से बुक डाला गया और 22 का एडिशन है। चलिए, उसके बाद दोस्तों अगला आता है द नंबर गेम। थोड़ा नंबर गेम को देख लीजिए। तो देखिए, मूव करते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट टारगेट, एफडीआई, की मॉनेटरी इंडिकेटर की। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का एक्सपोर्ट एम्बिशन। तो टारगेट कितना है जी? आपको पता है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, इसका टारगेट था $900 बिलियन। कब तक? 2019-20 तक। यानी इंडिया ने एक एग्रेसिव ग्रोथ रोड मैप सेट किया था। इसको बोला जाता है एग्रेसिव ग्रोथ रोड मैप, समझे। बेस ईयर कब का है? बेस ईयर है 2013-14 तक का, राइट। ये हमारा बेस ईयर है 2013-14 तक का। और इस साल इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो था $465 बिलियन। लिखा है ना, $465 बिलियन। तो रफली गोल था कि एक्सपोर्ट को डबल करना, समझ रहे हैं। रफली गोल यही था कि एक्सपोर्ट को डबल करना, एमिंग टू मूविंग टू एक्सपोर्ट फ्रॉम 2% to 3.5%। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर टारगेट, इंडिया का एम था कि ग्लोबल मार्केट शेयर को 2% से बढ़ाकर 3.5% तक ले जाना। इसका मतलब है कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड मैप अपनी पोजीशनिंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना चाहता था।
फिर आता है हमारा, तो दोस्तों ये नंबर डायरेक्टली बताते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट आउटलुक कितना एम्बिशियस और फॉरवर्ड लुकिंग था। फिर आता है एफडीआई एंड इन्वेस्टमेंट डेटा। एफडीआई जानते हैं यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर इंडिकेटर होता है। आपने देखा कि 2004-2005 का जो नेट एफडीआई था वो था $3.7 बिलियन, और 2021-22 तक जो नेट एफडीआई था वो था 36.6 बिलियन डॉलर। यानी दोस्तों पिछले कुछ सालों में एफडीआई इनफ्लो ने मैसिव राइज दिखाया है। एफडीआई इनफ्लो जो है काफी ज्यादा बढ़ा है कुछ सालों में, राइट। इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये देखिएगा कि आप 2021-22 तक का डेटा देखिए, एफडीआई 16.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, राइट। 21-22 का डेटा है दोस्तों, खासकर ये डीप ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन, कैपिटल फ्लो टाइटनिंग की वजह से नोटिस किया गया है। आपको पता है कोविड वगैरह के कारण जो है एफडीआई में काफी डिक्रीमेंट हुआ था। तो सरकार ने बेसिकली सरकार का अप्रूवल का क्या रूल है वो जरा देख लीजिए। अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि जो इक्विटी इन्फ्यूजन है 500 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी हो जाता है। देखिए लिखा है ना कि ये इक्विटी इन्फ्यूजन एक्सीड 5000 करोड़ देन गवर्नमेंट अप्रूवल बिकम मैंडेटरी, राइट। तो प्लीज इसको याद रखेंगे। तो ये रूल लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए लगाया गया था। तो दोस्तों एफटीपी 2015-20 की यदि हम बात कर ले तो 1991 एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था, जहां से इंडिया की ट्रेडिंग थिंकिंग 180 डिग्री शिफ्ट हो गई। एक तरफ था पुराना प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल जो कि 1991 से पहले का था, और दूसरी तरफ शुरू हुआ लिबरलाइज ग्लोबल कनेक्टेड ट्रेड मॉडल। तो दोस्तों टैरिफ की बात कर लें, 1991 से पहले हाई और काफी प्रोहिबिटिव टैरिफ था इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए। लिखा है ना, हाई और प्रोहिबिटिव ट्रेड टैरिफ था। रिस्ट्रिक्शन की बात कर लें तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी, क्यूआर, इंपोर्ट पर स्ट्रिक्ट क्वांटिटी लिमिट था। फिर आता है इन्वेस्टमेंट लिमिट, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। तो कहने का मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं थी 1991 से पहले। फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी बाहर से मत लाओ, इंडिया में ही बनाओ, ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर से कुछ मत लाओ, सब कुछ भारत में बनाओ। फिर 1991 के बाद क्या हुआ, लिबरलाइज एरा, टैरिफ जो है लो हुआ, कॉम्पिटिटिव हुआ ट्रेड को ओपन करने के लिए। फिर रेस्ट्रिक्शन जो है क्यूआर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। एफडीआई ऑफिशियली अलाउ किया गया, एफडीआई वाज अलाउड ऑफिशियली, राइट। पॉलिसी फोकस यही था कि गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट को टारगेट करना शुरू किए, राइट, यही फोकस था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी 1991 का रिफॉर्म इंडिया के लिए गेटवे था ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। तो जो 1991 का जो रिफॉर्म था ना, ये इंडिया के लिए गेटवे था जी, ठीक है। गेटवे था किस चीज के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। तो 1991 से पहले दोस्तों देख सकते हैं आप, टैरिफ हाई था, काफी प्रोहिबिटिव इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, पॉलिसी फोकस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था कि बाहर से मत लाओ, इंडिया में ही बनाओ। 1991 के बाद क्या हुआ, टैरिफ लो हुआ, कॉम्पिटिटिव हुआ, रिस्ट्रिक्शन क्यूआर को कम किया गया, क्यूआर को हटा ही दिया गया, एफडीआई ऑफिशियली अलाउ किया गया, ग्लोबलाइजेशन और एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट को टारगेट करना शुरू हुआ। फिर एक स्कीम है जिसको बोलते हैं MEIS और SEIS। तो दोस्तों एफटीपी 2015-20 के दो मेजर इंसेंटिव स्कीम है। MEIS गुड्स के लिए है, SEIS सर्विसेज के लिए है। ये दोनों स्कीम एक्सपोर्टर को रिवार्ड करने के लिए डिजाइन किए गए। MEIS का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लें तो इसका एप्लीकेबिलिटी है एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड या स्पेसिफाइड गुड्स। ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर लें तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स फुल्ली ट्रांसफरेबल। इंटीग्रेशन, इस स्कीम ने 5 अर्लियर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को मर्ज करके एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों MEIS की। SEIS की बात कर लें तो नोटिफाइड सर्विस जो इंडिया से प्रोवाइड की जाती है, राइट, SEIS में आता है। ट्रांसफरेबिलिटी, इसका जो स्क्रिप्ट्स है वो फुल्ली ट्रांसफरेबल है MIS की तरह। तीसरी बात इंटीग्रेशन, इसने पुरानी SFIS को रिप्लेस कर दिया। SFIS था दोस्तों सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। सिंपल वर्ड में बोले तो जो MEIS है वो गुड एक्सपोर्टर को रिवार्ड करता है और SEIS सर्विस एक्सपोर्टर को रिवार्ड करता है। दोनों स्कीम का एम था इंडिया को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना। MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। एप्लीकेबिलिटी आपने देखा ही, MEIS स्पेसिफाइड गुड्स का एक्सपोर्ट, राइट, और SEIS नोटिफाइड सर्विस। ट्रांसफरेबिलिटी, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स फुल्ली ट्रांसफरेबल है, वो भी फुल्ली ट्रांसफरेबल है। चलिए इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है हमारा नोट ऑन MEIS मर्जर। तो दोस्तों
ये MEIS एक सिंप्लीफाइड रिवार्ड स्कीम थी जिसमें सरकार ने मल्टीपल पुरानी स्कीम को मर्ज करके एक सिंगल इजी टू यूज फ्रेमवर्क बनाया था। इस मर्जर का एम यही था कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, कंप्लायंस आसान बने, एक्सपोर्टर को एक यूनिफाइड इंसेंटिव देना। अच्छा, MEIS ने 5 स्कीम को इंटीग्रेट किया था जी। एक था फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एक था मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट, एक था फोकस मार्केट स्कीम, एक था एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम और एक था VKJUI। ये क्या है जी? ये है विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना। विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, यानी पहले एक्सपोर्टर को अलग अलग स्कीम को समझाना पड़ता था, बट MEIS जब से आ गया इसके बाद सब इंसेंटिव एक अम्ब्रेला के अंदर आ गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं की ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स की। तो ये उन मेजर्स की हम बात करेंगे जिससे सरकार ने एक्सपोर्टर का काम और आसान बना दिया, हैसल फ्री बना दिया। आइए देखते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा EPCG बेनिफिट, ठीक है। तो दोस्तों EPCG स्कीम में एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया कि अगर एक्सपोर्टर कैपिटल गुड डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करता है, देखिए एक्सपोर्टर है वो तो परचेज करेगा ही करेगा कैपिटल गुड। कहां से परचेज कर रहा है जी? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से। तो उसको एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना, वो 100% की जगह मात्र 75% होगा, मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को घटा दिया गया। तो दोस्तों ये इंसेंटिव भारत में ही मशीनरी परचेज करने को इनकरेज करता है, मेक इन इंडिया के मोटो के साथ, कि तुम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से परचेज करो, एक्सपोर्टर को बोलता है, तो तुम्हारा जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसको हम 25% कम कर देंगे। फिर बोलता है, दूसरा आता है हमारा E-कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड MEIS। तो इसको समझिए ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, E-कॉमर्स एक्सपोर्टर को भी MEIS बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? कि एक्सपोर्ट कोरियर या पोस्ट के थ्रू आना चाहिए। एक्सपोर्ट जो आएगा वो कोरियर या पोस्ट के थ्रू आएगा। पर कंसाइनमेंट वैल्यू 25,000 या उससे कम होनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू द 25,000। ये स्मॉल स्टेप ऑनलाइन सेलर को बूस्ट देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोलते हैं E-कॉमर्स एक्सपोर्ट। फिर आता है हमारा स्टेटस होल्डर, जिसे आप हाई परफॉर्मिंग एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल दिस स्टेटस होल्डर एज अ हाई परफॉर्मिंग एक्सपोर्टर, समझे। तो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनका जो कॉस्ट है ट्रांजेक्शन का वो कम किया गया, अप्रूवल फास्ट बनाया गया, फिर ट्रेड फैसिलिटेशन बेटर किया गया, ट्रेड फैसिलिटी बेटर की गई, राइट। तो इनका एम है कि इंडिया के टॉप एक्सपोर्टर को और ज्यादा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, राइट, स्टेटस होल्डर। फिर आता है पेपरलेस एनवायरनमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए FTP 2015-20 का एक हॉलमार्क फीचर था कि पूरा ट्रेड इकोसिस्टम को डिजिटल बना देना, पूरा का पूरा ट्रेड इकोसिस्टम को क्या बना देना दोस्तों? डिजिटल बना देना, समझे। तो कोई हार्ड कॉपी नहीं जरूरत थी, 24/7 ऑनलाइन फाइलिंग था, एक अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम लाया गया जिसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ किया गया। चलिए ये बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं FDI एंट्री रूट्स की। तो दोस्तों इस सेक्शन में हम समझेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे इंटर करती थी और FDI की मेजर कैटेगरी क्या होती है। तो भारत में FDI 2 तरीके से इंटर करती है, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है सरकारी। तो देखिए ऑटोमेटिक में जो अप्रूवल है, कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, और ऑटोमेटिक में अथॉरिटी दोस्तों RBI के पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। रिपोर्टिंग जो है फॉरेन फंड रिसीव होने के 30 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है। ये रूट फास्ट, सिंपल और इन्वेस्टर फ्रेंडली है। ये जो हमारा रूट है, ये रूट कैसा है जी? ये रूट काफी फास्ट है, ये रूट काफी सिंपल है और इन्वेस्टर फ्रेंडली है। अच्छा, दूसरा रूट होता है सरकारी रूट, यानी दोस्तों इन्वेस्टर तभी अलाउड होता है जब गवर्नमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री से प्रायर अप्रूवल मिल जाए। प्रायर गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अथॉरिटी की बात कर लें तो कंसर्न मिनिस्ट्री अप्रूवल देती है, राइट, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक। कंसर्न मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी। फिर आता है पोस्ट शेयर इशुएंस, यानी दोस्तों अप्रूवल के बाद शेयर इशू होने पर रिपोर्टिंग होती है। इस रूट का यूज सेंसिटिव या स्ट्रेटेजिक सेक्टर में होता है। IMF की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप या WTO, ये तीनों के तीनों दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज प्लस जो हमारा ट्रेड सिस्टम है इसको बैलेंस करने का काम करते हैं, राइट। पहले IMF की बात कर ले, फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है और ये क्या करता है दोस्तों? मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड में बोले, जब किसी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगे, जैसे भारत का 1992 में हुआ था, फॉरेक्स खत्म होने लगे मान लीजिए किसी कंट्री का, या मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाए कहीं पे, राइट, तो IMF इमरजेंसी लोन देकर उस इकोनॉमी को स्टेबल करता है। फिर आता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG बोलते हैं। ये एक सिंगल बैंक नहीं है, ये 5 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है, राइट। इसका मेन काम है डेवलपमेंट, फाइनेंस और प्रॉपर्टी रिडक्शन,
मतलब जैसे आपका लॉन्ग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए हाईवे है, या मान लीजिए आपका डैम्स है, राइट, या इरिगेशन है, पॉवर्टी है, इनको हटाना, इन सब के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। फिर आता है WTO। WTO क्या है दोस्तों? WTO एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी है। ये क्या है? WTO एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी है। इसका कोर काम है ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ और प्रेडिक्टेबल बनाना, और जब देश ट्रेड डिस्प्यूट में उलझ गए तो WTO सेटलमेंट करवाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार हम IMF की बात करें तो IMF का जन्म हुआ था 1994 जुलाई में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ यहीं से मॉडर्न ग्लोबल फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर की फाउंडेशन रखी गई। अब उसके बाद आता है दोस्तों इनिशियल स्टेटस कैसा था। तो IMF की मेंबरशिप जर्नी की बात कर ले। जब एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रेटन वुड वाला, तो सिर्फ 29 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था और कॉन्फ्रेंस में 45 डेलीगेट प्रेजेंट थे। करंट इसकी मेंबरशिप हो चुकी है 190। ये 2021 का डेटा है, राइट। इंडिया ने IMF ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 में ओरिजिनल मेंबर के रूप में। फिर आता है दोस्तों कोटा का जनरल रिव्यू हुआ था 2010 में। इस रिव्यू में कंट्री के कोटा शेयर अपडेट किए गए ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी रिफ्लेक्ट हो सके। IMF का फंक्शन यही है दोस्तों कि 5 फंक्शन की बात करेंगे। पहला आता है सर्विलियंस, मतलब IMF दुनिया भर की इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी सबका रिव्यू करता है। इससे ग्लोबल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, राइट। तो ये मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस का काम होता है। इससे ये होती है कि हमारी जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है ये मेंटेन रहती है। फिर लिखा है BOP फाइनेंसिंग, यानी जब किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, फॉरेक्स रिजर्व गिर जाए, इंपोर्ट का बिल पे करना मुश्किल हो जाए, तो IMF क्या करता है? टेम्पोररी लैंडिंग करता है। टेम्पोररी लैंडिंग करके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फिक्स करता है ताकि इकोनॉमिक क्रैश ना हो। फिर आता है पॉवर्टी कम करना, यानी लो इनकम कंट्री के लिए IMF कंसेशनल लोन देता है। ये सॉफ्ट लोन टर्म लोन होते हैं, ये सॉफ्ट टर्म वाले लोन होते हैं जिसे हम PRGT बोलते हैं, राइट। PRGT का मतलब पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। क्या होता है जी? पॉवर्टी को कम करो और ग्रोथ ट्रस्ट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर आता है SDR क्रिएशन, यानी दोस्तों 1969 में क्या हुआ कि IMF ने एक स्पेशल एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएट किया। कब क्रिएट किया जी? 1969 में, राइट। एक रिजर्व एसेट क्रिएट किया जिसका नाम था SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसका काम है मेंबर कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना, राइट। SDR क्यों बना कि जो मेंबर कंट्री है ना, राइट, मेंबर कंट्री जो है इनके फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंस। IMF सिर्फ पैसा नहीं देता, IMF पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग भी देता है, राइट। इसे बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइस। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों कुछ क्रिटिकल डेटाज दे रखे हैं। IMF में इंडिया का एग्जैक्ट नंबर, तो IMF इंडिया का जो कोटा है वो IMF में SDR 13,114 मिलियन है। कोटा का मतलब होता है कि IMF में इंडिया का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वोटिंग पावर, एक्सेस टू फंड सब इसी नंबर से डिसाइड होती है। तो कोटा का शेयर है 2.76%, यानी वर्ल्ड वाइड शेयर के हिसाब से इंडिया एक मेजर स्टेक होल्डर माना जाता है। इंडिया का IMF में 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है, राइट। और रैंक हर एक साल फ्लक्चुएट होती है। तो अभी का देख सकते हैं, अभी का देख लीजिए कितना है। वोटिंग शेयर 2.63% है, यानी डिसीजन में इंडिया का सिग्निफिकेंट से होता है। इंडिया के टोटल वोट IMF में 132603 है, ये भी कोटा से लिंक्ड है। 2008 का SDR एलोकेशन देख सकते हैं कि 2008 में जब ग्लोबल SDR एलोकेशन हुआ था तो दोस्तों इंडिया को मिला था 4.5 बिलियन डॉलर, और जबकि पूरी दुनिया को मिला था 250 बिलियन डॉलर। अब दोस्तों यहाँ पे एक SDR की बात होती है। SDR के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो SDR कोई करेंसी नहीं है, आप इसे डायरेक्टली मार्केट में यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ करेंसी, नॉट यूज्ड इन मार्केट डायरेक्टली, आप इसे मार्केट में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। SDR जो है IMF पे क्लेम नहीं है, मतलब SDR IMF का IU नहीं है, IMF इसको रिडीम नहीं करता। SDR इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी, यानी दोस्तों ये एक्चुअली एक क्लेम होता है डॉलर पे, यूरो पे, राइट, येन पे, पाउंड पे या युआन जैसे फ्री करेंसी, फ्री यूजेबल करेंसी पे। मेंबर कंट्री SDR को एक्सचेंज कर सकते हैं रियल करेंसी में।
मतलब एसडीआर एक पोटेंशियल क्लेम है फ्रीली यूजेबल करेंसी पे, लिखा है ना, पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी। फिर लिखा है आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब आईएमएफ का अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन एसडीआर के टर्म्स में होता है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट भी है। एसडीआर के बास्केट की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये वो टॉपिक है जिसमें एग्जाम ने डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो एसडीआर करेंसी मार्केट का रिव्यू हर 5 साल में होता है। रिसेट 31 जुलाई 2022 को हुआ था, राइट। इसका मतलब करेंसी का वेटेज, कंपोजिशन सब इस साइकिल में रिवैल्यूएट होता है। करेंसी का वेटेज क्या है, कंपोजिशन क्या है, एवरीथिंग इज रिवैल्यूएटेड। और एसडीआर का वैल्यू डेली कैलकुलेट होता है, राइट। आईएमएफ वो 5 करेंसी का वेटेड एवरेज यूज करता है जो एसडीआर बास्केट में शामिल है। कितने करेंसी है जी? 5 करेंसी है। कौन कौन सी करेंसी है मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनली एसडीआर को डिफाइन किया गया था 0.888671 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड, जो उस वक्त $1 के बराबर होता था। ये फैक्ट काफी बार एमसीक्यू में आ चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्विक वॉइस टेबल देखते हैं कौन सी करेंसी कब से बास्केट में आई और क्या माइलस्टोन है। जैसे डॉलर है, एसडीआर बास्केट का डोमिनेंट वेटेज हमेशा डॉलर का ही होता है, ओरिजिनल करेंसी में से एक है। यूरो है, यूरो ओरिजिनल है और सक्सेसर करेंसी है, मतलब यूरो टेक्निकली ओरिजिनल नहीं है लेकिन ये ड्यूइच मार्क एंड फ्रेंच फ्रैंक का सक्सेसर है, इसलिए बास्केट में हमेशा से इंक्लूडेड माना जाता है। जापानीज येल्ड, ये जापान का येन भी ओरिजिनल इंक्लूजन है क्योंकि लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, ग्लोबली एक्सेप्ट होती है। ब्रिटिश पाउंड, तो दोस्तों ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग एक ट्रेडिशनल रिजर्व करेंसी रही है, इसलिए बास्केट में इसका हिस्टोरिकल प्रेजेंस है। चाइनीज रेमबिम्बी, ये 2000 दोस्तों डिसीजन लिया गया नवंबर 2015 में और ऐड हुआ 1 अक्टूबर 2016 से। ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट का मेजर माइलस्टोन था। तो दोस्तों सवाल ये है कि आप समझते हैं कि कौन सी करेंसी एसडीआर बास्केट में इंक्लूड हो सकती है। आईएमएफ के हिसाब से 2 क्राइटेरिया होते हैं और एग्जामिनर इन्हीं पे क्वेश्चन डालता है। एक को बोलते हैं एक्सपोर्ट क्राइटेरिया, मतलब कि करेंसी का कंट्री टॉप 5 ग्लोबल एक्सपोर्टर में होना चाहिए। दे मस्ट बी टॉप 5 ग्लोबल एक्सपोर्टर, तभी जाके आपका जो है करेंसी यही इस एसडीआर बास्केट में ऐड होगा, यानी उस देश का वर्ल्ड ट्रेड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और फिर एक और पॉइंट लिखा है फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया, मतलब कि करेंसी वाइडली यूज और वाइडली ट्रेडेड होनी चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट, रिजर्व, फॉरेक्स मार्केट सब में एक्टिवली सर्कुलेट होनी चाहिए। तो मतलब करेंसी वाइडली यूज हो, वाइडली ट्रेडेड हो, बस ये अगर मान लीजिए करेंसी ये दोनों फिल्टर को पास कर लिया तो आईएमएफ उसको एसडीआर बास्केट में ऐड कर सकता है। तो चाइनीज रेमबिम्बी ने 2016 में ये दोनों कंडीशन फुलफिल किए थे और तभी 2016 में इंक्लूड किया गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ओर यदि शिफ्ट करें तो दोस्तों ये टॉपिक क्रैश कोर्स में सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितने इंस्टीट्यूशन है? पहली बात तो याद रखिएगा 5 इंस्टीट्यूशन है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन का नाम है आईबीआरडी, यानी दोस्तों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी आर्म है। फोकस कहाँ पे है इसका? मिडिल इनकम कंट्री पे फोकस है, क्रेडिट वर्दी पुअर पे फोकस है। ये लोन और गारंटी देता है, इंटरेस्ट टर्म, राइट। ये क्या देता है दोस्तों? ये लोन देगा और गारंटी देगा, राइट। इंटरेस्ट बेस्ड टर्म पे, फ्री का थोड़ी देगा, इंटरेस्ट तो लेगा ही। इंटरेस्ट बेस्ड टर्म पे लोन गारंटी देता है आईबीआरडी। फिर आता है आईडीए, यानी दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो, मतलब ये वर्ल्ड के पुअरेस्ट नेशन को इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट देता है, इसलिए ये वो कीवर्ड है यहाँ पे सॉफ्ट लोन विंडो, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर का चैंपियन है, ये दुनिया की लार्जेस्ट मल्टीलैटरल लेंडर टू प्राइवेट कॉर्पोरेशन है। प्राइवेट का है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वो है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यानी दोस्तों ये इनका रोल है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देना, मतलब कि एफडीआई को प्रमोट करना ताकि इन्वेस्टर डेवलपिंग कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने से ना डरे, राइट। तो ये मीगा का काम है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, एफडीआई प्रमोशन। फिर लास्ट आता है आईसीएसआईडी, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों भारत और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में याद रख लें, छोटी सी इंडियन स्पेशल समरी है। तो इंडिया जो है मेंबर किसका है जी? आईबीआरडी का है, आईडीए का है, आईएफसी का है, मीगा का है, लेकिन आईसीएसआईडी का भारत मेंबर नहीं है। और ये सवाल बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो कि अलग से लिख के दिया हूँ, समझे। वही चीज पूछा जाता है जो बुक में यूनिक होता है, और ये सवाल बहुत ही यूनिक है। इंडिया किसका मेंबर नहीं है?
तो ICSID का मेंबर नहीं है। ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। IFC में एक IFC का ग्लोबल लार्जेस्ट एक्सपोजर, बताइए IFC का ग्लोबली लार्जेस्ट एक्सपोजर का कौन सा कंट्री है? तो इंडिया है। आंसर है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोजर कंट्री फॉर IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, राइट, मैंने अभी आपको बताया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राइट। तो ये फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा एक्सपोजर है IFC का भारत में। अच्छा, IDA और IBRD, जरा इसको जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के दो सबसे इंपॉर्टेंट आर्म हैं, इनको जरा कंपेयर करते हैं। IDA आप जानते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये एक तरह के सॉफ्ट लोन विंडो है, राइट। मतलब इसको इसलिए सॉफ्ट विंडो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लोन मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, राइट। टेनर जो है 25 से लेके 40 साल तक का होता है। ग्रेस पीरियड जो है 5 से 10 साल तक का होता है। टारगेट है इसका पुअरेस्ट नेशन, क्योंकि पुअरेस्ट नेशन टारगेट है इसीलिए कोई ब्याज नहीं लेती। पर्पज है एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना। और IBRD का क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मेन विंडो होता है, मतलब ये वर्ल्ड बैंक का मेन लैंडिंग आर्म है। यहाँ पर लैंडिंग होती है मार्केट बेस या सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना। लैंडिंग यहाँ भी होता है लेकिन मार्केट बेस या सब्सिडाइज रेट पे होता है। इसमें दोस्तों 189 मेंबर कंट्रीज हैं। टारगेट है मिडिल इनकम या क्रेडिट वर्दी कंट्री। पर्पज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस। समझ में आ गया होगा डिफरेंस। चलिए अब जरा IMF और वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करते हैं। दोस्तों IMF एक सिंगल एंटिटी है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। IMF मैंने आपको बता ही दिया 5 का नाम, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। IMF मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यदि हम बात कर लें यहीं पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो इसका मेन काम है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी कम करना। लैंडिंग टाइप की बात कर लें तो IMF जो होता है वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग करता है, मोस्टली BOP सपोर्ट, इमरजेंसी फाइनेंस। हटा के क्या बन गया? इसको हटा के बन गया SDG, राइट। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2016 से लेकर 2030 तक है। लिखा गया है ना, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब से कब है? 16 से 30 तक, राइट। तो टोटल फ्रेमवर्क कितने हैं दोस्तों? टोटल फ्रेमवर्क सिंपल है, 17 गोल हैं। देयर आर 17 गोल्स एंड देयर आर 169 टारगेट्स। 17 गोल्स और 169 टारगेट, यही दुनिया का सस्टेनेबिलिटी रोड मैप है, राइट। प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज कॉल्ड रोड मैप फॉर सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों CO2 रिबाउंड, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2021 में CO2 इमिशन में एक रिबाउंड देखा गया। क्या देखा गया जी? और एनर्जी रिलेटेड इमिशन 4% से ग्रो हो गए, राइट। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 4% ग्रोथ 2021 में CO2 रिबाउंड हुआ और एनर्जी इमिशन में 4% का ग्रोथ देखा गया। यानी पैंडेमिक के बाद दुनिया फिर से पुरानी स्पीड में पॉल्यूशन जनरेट करने लगी, राइट। फिर आता है हमारा करंट कमिटमेंट गैप। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा कंसर्न यही है जिसको बोलते हैं कमिटमेंट गैप। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या कंसर्न है जी? कि देखो जो प्रॉमिस किए गए थे उनके कंपैरिजन में एक्चुअल इमिशन इस डिकेड में 14% तक बढ़ रहे हैं। जो प्रॉमिस किया गया था उसके कंपैरिजन में इमिशन बढ़ता ही जा रहा है, 14% बढ़ गया है इस डिकेड में, राइट। यानी हम टारगेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर आता है 1.5 डिग्री सेफ्टी टारगेट। अगर हम अर्थ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग लिमिट के अंदर रखना है, राइट, यदि हमें अर्थ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग लिमिट के अंदर रखना है तो सेफ्टी टारगेट क्या कहता है कि अगर हमें अर्थ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग लिमिट के अंदर रखना है तो 2030 तक 2010 के कंपैरिजन में 45% इमिशन रिडक्शन कंपलसरी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब जो भी हम लोग इमिशन कर रहे थे 2010 में उसका 45% कम करो। कब तक? 2030 तक। तब जाके जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो 1.5 डिग्री वार्मिंग लिमिट के अंदर रहेगा। फिर आता है डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजी, यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी में भी प्रोग्रेस हुई है। 2015 में जहां पे 55 कंट्री के पास स्ट्रेटजी थी, अब 2021 में 123 कंट्री के पास हुई है। ये नंबर बढ़कर हुआ है। फिर आता है NDC सबमिशन, यानी दोस्तों NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आज तक दोस्तों 193 कंट्रीज थे, राइट, अपनी फर्स्ट NDC सबमिट कर चुकी है और 13 कंट्री अपनी सेकेंड राउंड NDC भी सबमिट कर चुकी है। इस सब पॉइंट को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था क्लाइमेट एक्शन का क्रूशियल नंबर, सिंपल, शार्प और एग्जाम पर्सपेक्टिव से सुपर इंपॉर्टेंट। ये सभी कंटेंट आपको मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों SDG 13 क्लाइमेट एक्शन क्या होता है दोस्तों। देखिए सीधा SDG 13 पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज के फाइट के सेंटर पॉइंट। SDG 13 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए अर्जेंट एक्शन लेना। टेक अर्जेंट एक्शन, ताकि हम क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट को टैकल कर सकें।
टारगेट ईयर कब का है? टारगेट ईयर है 2030 तक का। इस गोल को अचीव करने का टारगेट है 2030 तक। और दोस्तों वक्त तेजी से निकल रहा है। इसके कंटेक्स्ट की बात कर लें तो दोस्तों याद रखेंगे SDG 13 उन्हीं 17 ग्लोबल गोल का हिस्सा है जिसे 2015 में सभी यूएन मेंबर स्टेट ने अडॉप्ट किया। दोस्तों की पॉइंट मैं बताता हूँ। SDG 13 किसने अडॉप्ट किया? राइट, इसने ये अडॉप्ट किया गया यूएन मेंबर के द्वारा। राइट, SDG 13 अडॉप्ट किया गया यूएन मेंबर के द्वारा। राइट, और ये 17 गोल का हिस्सा है। राइट, देयर आर 17 गोल्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द 17 गोल्स। राइट, जिससे 2015 में सभी यूएन मेंबर स्टेट ने अडॉप्ट किया था। भारत और SDG की बात कर लें तो इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? दोस्तों एक है SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स। तो इंडिया में SDG का ट्रैकिंग का काम हैंडल करता है नीति आयोग। कौन ट्रैक करता है जी? नीति आयोग ट्रैक करता है SDG का काम भारत में। राइट, ये इंडेक्स स्टेट या परफॉर्मेंस मेजर करता है गोल वाइज। राइट, तो ये गोल वाइज जो है परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो दोस्तों प्रोग्रेस स्कोर देख सकते हैं कि भारत का जो ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हुआ है, 2019 में 60 था, 2021 में 66 हुआ है, यानी डायरेक्शन सही है, पेस थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। टॉप 5 स्टेट की बात कर लें रैंक ऑर्डर में, जरा देखिए टॉप 5 स्टेट कौन कौन है। केरला, हिमाचल, केरला का रैंक 1 है SDG इंडेक्स में। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। ये स्टेट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस में स्ट्रॉन्ग लीडर है। राइट, बेस्ट परफॉर्मेंस है। SDG में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले टॉप 5 स्टेट का रैंक ऑर्डर आपके सामने है। कौन कोऑर्डिनेट करता है? तो नीति आयोग कोऑर्डिनेट करती है। राइट, SDG का ट्रैकिंग का काम हैंडल करता है नीति आयोग। प्लीज इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों टॉप 5 स्टेट की हमने बात कर ली। और तो दोस्तों SDG 13 का मतलब सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक अर्जेंट सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। केवल ये मत समझिएगा कि क्लाइमेट पॉलिसी हमने बना लिया बस खत्म SDG, नहीं दोस्तों। मेन पॉइंट है हमारा अर्जेंट सर्वाइवल स्ट्रेटजी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी, समझे। और इंडिया की प्रोग्रेस पॉजिटिव है और भी काफ़ी रोड अहेड बाकी है। अब इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इंडिया के ग्लोबल लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम पंचामृत के नाम से जानते हैं। क्या नाम है जी? पंचामृत, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। राइट, ये कमिटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने COP26 ग्लासगो नवंबर 2021 में अनाउंस किया था। COP26 ग्लासगो नवंबर 2021 में अनाउंस किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो पंचामृत में दोस्तों टारगेट वैल्यू क्या है? पहला है नेट जीरो टारगेट, मतलब कि दोस्तों इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। 2070 तक नेट जीरो टारगेट है। यह एक लॉन्ग टर्म लेकिन पावरफुल क्लाइमेट प्लेज है। फिर आता है नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी, यानी हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक, यानी सोलर, विंड, हाइड्रो सबका मैसिव एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना, 500 गीगावाट है जी। फिर आता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, यानी भारत की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसका 50% हिस्सा जो है कार्बन इमिशन रिडक्शन की। तो भारत 2030 तक 1 बिलियन टन CO2 इमिशन को कम करेगा। ये पंचामृत का ही पार्ट है। ये ग्लोबल क्लाइमेट रोड मैप में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। कार्बन इंटेंसिटी, हमारा एम है कार्बन इंटेंसिटी 45% से कम की जाए बाय 2030। तो देखिए 2030 3 बार लिखा हुआ है, 2070 एक बार लिखा हुआ है। तो नेट जीरो टारगेट 2070 का है। नॉन फॉसिल्स का 500 गीगावाट, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर 50%, राइट, कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करना 2030 तक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इनिशिएटिव की। अब देखते हैं उन फ्लैगशिप इनिशिएटिव की जो पंचामृत को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने लाइफ का नाम सुना होगा, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब ये मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, इको फ्रेंडली चॉइस को प्रमोट करता है। किस चीज को दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, देखिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, राइट, इको फ्रेंडली चॉइस को प्रमोट करता है, नाम है लाइफ। फिर आता है OSOWOG, यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक ऐसा विजनरी प्रोजेक्ट है जिसका गोल है सोलर पावर को ग्लोबली इंटरकनेक्टेड ग्रिड से शेयर करना। यानी दोस्तों कहने का मतलब यही हुआ कि एक प्लानेट होगा, वन प्लानेट, एक प्लानेट, एक पावर सोर्स, वन प्लानेट, वन पावर सोर्स, दैट इज कॉल्ड OSOWOG। फिर आता है प्लास्टिक बैन। दोस्तों भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा था। लिखा है ना, एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, तो पॉल्यूशन को ग्राउंड लेवल पर रोकने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करना। फिर आता है दोस्तों फेम। फेम में 2 फेज है। फेम का फुल फॉर्म है
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ईवी एडॉप्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन मोबिलिटी को बूस्ट करता है, इसको फेम बोलते हैं। तो लाइफ में क्या बताया दोस्तों, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, OSOWOG यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। प्लास्टिक बताया आपको 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट करने का टारगेट है। दोस्तों ये था इंडिया का पंचामृत कमिटमेंट, शॉर्ट, शार्प और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल। तो दोस्तों RBI और द बैंकिंग सेक्टर, आइए ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनेंस सेक्टर की तरफ बढ़े हैं, जहां पे RBI एक्टिवली क्लाइमेट अलाइंग पॉलिसी को पुश कर रहा है। तो RBI का डिपार्टमेंट कौन हैंडल करता है, तो देखिए एक तो हमारा DOR जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, ये क्या करता है, ये ग्रीन फाइनेंस के पॉलिसी साइड को लीड करता है, जिसे हम DOR के नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, SFG बोला जाता है, राइट। तो RBI ने एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है, SFG, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, यानी कि SFG। इसका काम है क्लाइमेट रिस्क, ग्रीन लैंडिंग, ESG अलाइन फ्रेमवर्क को बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करना। इसका काम क्या है जी, ये देखिए जो हमारे ESG वाले अलाइन फ्रेमवर्क होते हैं ना, उसको बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करता है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप। आपने नाम सुना होगा क्लाइमेट रिस्क का, आपने नाम सुना होगा ग्रीन लैंडिंग का, राइट, क्लाइमेट रिस्क, ग्रीन लैंडिंग, राइट। ESG अलाइन फ्रेमवर्क को बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। जनवरी 2022 में एक सर्वे हुआ था, RBI ने 22 जनवरी 2022 में एक इंपॉर्टेंट सर्वे कंडक्ट किया, इसका नाम रखा गया सर्वे ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो इस सर्वे का फोकस था बैंक की क्लाइमेट रिस्क प्रिपेयरनेस, एक्सपोजर और ग्रीन फाइनेंस अपॉर्चुनिटी। इस पर्पज से ये सर्वे किया गया था। डिस्कशन पेपर की बात कर लें तो दोस्तों RBI ने 27 जुलाई 2022 को क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क पर एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था। कब, 27 जुलाई 2022 को। इसका ऑब्जेक्टिव था क्लाइमेट रिस्क गाइडलाइन, गवर्नेंस एक्सपेक्टेशन, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, राइट। तो जो हमारा गवर्नेंस एक्सपेक्टेशन है, क्लाइमेट ये रिस्क गाइडलाइंस हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं और ट्रांजिशन प्लानिंग के स्टैंडर्ड को डिफाइन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस पेपर का। क्या नाम था, डिस्कशन पेपर, जुलाई 27 2022 को रिलीज हुआ था, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बात होती है PSL रिन्यूएबल एनर्जी लिमिट। तो दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिट थी, राइट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए लिमिट बढ़ा दी गई, राइट। तो क्या लिमिट थी दोस्तों, पहले लिमिट थी 15 करोड़ की, अब लिमिट बढ़ा दी गई 30 करोड़ का, 2000 सितंबर 2010। तो दोस्तों RBI ने रेगुलेशन, सर्वे, फ्रेमवर्क, PSL इंसेंटिव के थ्रू ग्रीन फाइनेंस को फास्ट ट्रैक किया है। अब जरा बात कर ली जाए मॉनेटरी लिमिट एंड सब्सिडीज की। तो फ्रेंड्स देखिए ये डायरेक्टली MCQs में रिपीट होते हैं। देखिए PSL में रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिट के लिए RBI ने क्लियर मॉनेटरी कैप्स डिफाइन किए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ तक लोन, फर्म के लिए बात हो रही है, फर्म के लिए 30 करोड़ किया है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ तक लोन PSL में काउंट होगा। और हाउस होल्ड लेवल पे रूफटॉप या छोटे छोटे RE के जो प्रोजेक्ट, लेकिन नंबर का असली मतलब क्या है और कैसे ये ग्रोथ हमें विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है, चलिए 60 सेकंड में हम पूरी पिक्चर को समझते हैं। पहले देखिए बिग पिक्चर। कोविड के बाद दुनिया सब जब स्लो डाउन से जूझ रही थी, इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई, राइट। और दोस्तों आज हम एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हैं। मैं की पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, वी आर एट द हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जिसे गवर्नमेंट और ग्लोबल एजेंसी विकसित भारत पाथ बोल रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड स्टाइल में पिछले कुछ सालों तक GDP ट्रेंड को देखते हैं सिंपल वर्ड में। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021, सोर्स है NSO का डेटा, ग्रोथ रेट था -6.6, नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव को मत भूलिएगा, माइनस है। ये था कोविड का शॉक, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था थी, लिटरली रुक सी गई थी। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर 2022, यहाँ भी NSO का डेटा है और ग्रोथ रेट को दिखाया गया 8.7%, यानी बड़ा बाउंस बैक हुआ। इसको कहा जाता है शार्प वी रिकवरी। क्या बोलते हैं जी, शार्प वी रिकवरी बोलते हैं, राइट। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्या हुआ, ये भी NSO का डेटा है। यहाँ पे डिमांड ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, डोमेस्टिक स्पेंडिंग स्ट्रांग हुआ। डोमेस्टिक स्पेंडिंग स्ट्रांग होने के साथ साथ हमारी जो सर्विस है वो बूम हो गई, राइट। देख सकते हैं ना 7.1% का है।
और फाइनेंशियल ईयर 25 का डेटा है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैं खुद से अपने से अपडेट किया हूँ। तो ये एस्टिमेट है एज पर IMF NSO के 7.4 तक पहुंच जाएगा, यानी मोमेंटम ब्रॉड बेस्ड हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और 26 का जो प्रोजेक्टेड है वो है 7.6%। ग्रोथ रेट की बात हो रही है, राइट। मतलब ये टारगेट सिर्फ ग्रोथ रेट का ही नहीं, ये टारगेट है इंडिया को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का। टारगेट फॉर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया। तो दोस्तों शॉर्ट में कोविड ने इकोनॉमी गिराई, फाइनेंशियल ईयर 22 ने उठाया, 24-26 में स्टेबल और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का फाउंडेशन बनाया। तो इंडिया रिकवरी नहीं कर रहा, इंडिया एक्सेलरेट कर रहा है। तो दोस्तों आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी किस प्रकार से ग्रोथ रेट का शिफ्ट हुआ है। पहले कोविड में गिरा, फिर एक सडन रिकवरी हुआ, फिर स्टेबिलिटी रही, राइट। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है। अब दोस्तों बात यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या हाईलाइट कर रहा हूं मैं, लॉस्ट डिकेड। ये एग्जैक्टली यही वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है और सवाल भी आता है दोस्तों ये लॉस्ट डिकेड का मतलब क्या है। तो दोस्तों इंडिया भी इस इंपैक्ट से बचा नहीं। चलिए देखते हैं कि इंडिया को सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंज कौन कौन से मिले। सबसे पहले ये बात देखते हैं कि पैंडेमिक हिस्टोरिकल शॉक क्यों था। तो दोस्तों कोविड-19 21st सेंचुरी का पहला पैंडेमिक सेंचुरी इवेंट था। मतलब ऐसा झटका जो हर सेक्टर, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो जॉब्स हो, राइट, सप्लाई चेन, जॉब्स, प्रोडक्शन, राइट, ट्रेड सेक्टर, सबको एक साथ हिट करता है। इट हिट ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। सवाल ये है कि व्हाट RBI हाईलाइटेड, तो पैंडेमिक का आउटलुक क्या था। तो दोस्तों RBI के मुताबिक कोविड एक मल्टी वेव डिजास्टर था। कोविड क्या था जी, कोविड को RBI ने बोला एक मल्टी वेव डिजास्टर। क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी वेव डिजास्टर। मतलब कि बेसिकली एक वेव खत्म नहीं होती थी, दूसरी आ जाती थी, सप्लाई चेन टूट गए, लॉजिस्टिक रुक गए, बिजनेस अनसर्टेन हो गए, राइट। सप्लाई चेन शॉक था, रिपीटेड वेव थी, इसको बोला जाता है मल्टी वेव डिजास्टर। तो ये तो नेचर समझ में आ गया। फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। क्या मतलब हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पैंडेमिक के आने से पहले ही इंडिया एक साइक्लिकल स्लोडाउन फेस कर रहा था, ग्रोथ नीचे जा रही थी, डिमांड कम थी, और फिर कोविड ने क्या किया, इस स्लो डाउन को और डीप कर दिया। पहले से ही स्लो डाउन था और कोविड ने तो स्लो डाउन को और डीप कर दिया। फिर रिकवरी फ्रेमवर्क, RBI के एनालिसिस के हिसाब से भारत को कोविड-19 लॉस कॉम्पेंसेट करने में 13 से ज्यादा साल लग सकता है। मतलब पैंडेमिक का इकोनॉमिक स्कार लॉन्ग टर्म रहने वाला है, राइट। फुल रिकवरी टारगेट है 2034-35 तक, राइट। तो शॉर्ट पीरियड में दोस्तों इंडिया पैंडेमिक से पहले वीक था, पैंडेमिक ने शॉक को डबल कर दिया और रिकवरी के पाथ लॉन्ग टर्म बन गए। ग्रोथ आज स्ट्रांग है पर स्कार अभी भी हील हो रहे हैं, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर आता है पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ ड्राइवर। पैंडेमिक के बाद एक बड़ा सवाल था कि भारत की ग्रोथ को अब कौन ड्राइव करेगा, राइट। तो और क्यों रिकवरी को के शेप बोला गया। देखिए रिकवरी को बोला गया के शेप। आइए देखते हैं, समझते हैं इन चीज को। तो दोस्तों ये पूछा जाता है तो कैपेक्स बूस्ट, कैपेक्स जानते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए यूनियन बजट 22-23 ने एक क्लियर मैसेज दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ग्रोथ का टर्बो चार्जर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्या है दोस्तों, ग्रोथ का टर्बो चार्जर। अब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये हम लोग आगे के यूनिट में देखेंगे, एक पूरा चैप्टर ही है इस पे। जैसे हाईवे, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, सरकार के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे क्रिएट कर रहा है, जॉब आ रही है, डिमांड आ रही है, लॉन्ग टर्म एसेट बन रहा है, तो कैपेक्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी पड़ गया। फिर आता है डिजिटलाइजेशन बूम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए पैंडेमिक ने डिजिटल एडॉप्शन को फास्ट फॉरवर्ड दिया। UPI, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन डिलीवरी, फिनटेक लैंडिंग सब लाइटनिंग स्पीड पे बढ़े। ये सेक्टर अब इकोनॉमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग पिलर बन चुका था। फिर आता है हमारा ग्रीन एनर्जी शिफ्ट। ग्रीन एनर्जी शिफ्ट का मतलब इंडिया एग्रेसिवली रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सोलर, विंड, राइट, हाइड्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, साथ ही सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मॉडर्नाइज हो रहे हैं। दोस्तों ये जो ट्रांजिशन है ना, भारत को फ्यूचर रेडी बना रहा है, क्लीन, स्टेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। फिर आता है दोस्तों इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा, के शेप कर्व का मतलब थोड़ा समझिए। के शेप रिकवरी का मतलब सिंपल है। के शेप क्या है जी, के शेप हमारा रिकवरी है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कुछ सेक्टर और लोग ऊपर गए और कुछ नीचे गिर गए। इस गैप को ब्रिज करने के लिए फिस्कल और सोशल पॉलिसी दोनों जरूरी है। देखिए कुछ सेक्टर ऊपर गए, कुछ लोग ऊपर गए, कुछ नीचे गिर गए, तो एक तरह का गैप बना। इस गैप को हमें ब्रिज करना है ना, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। कैसे ब्रिज करेंगे गैप को, फिस्कल इंटरवेंशन से
और सोशल पॉलिसी के माध्यम से। तो एक रूल है, इसको बोलते हैं 1% रूल। मतलब डेटा शो करता है कि जब टॉप 1% का वेल्थ 1% से बढ़ता है तब बॉटम 50% की इनकम ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाती है। जो टॉप 1% है उनका वेल्थ 1% से बढ़ा तो बॉटम 50% जो है उनकी इनकम ग्रोथ स्टैग्नेंट रहती है, यानी जो ऑलरेडी रिच है उनकी वेल्थ और एक्सलेरेट करती है, और जो बॉटम हाफ है उनकी प्रोग्रेस स्लो पड़ जाती है। यही के शेप रिकवरी पैटर्न का कोर इशू है। इसको कहा जाता है अनएवन। इसको एक लाइन में बोले तो हम बोल सकते हैं अनएवन रिकवरी। के शेप पैटर्न यही बोलता है कि जो टॉप 1% है उनका 1% वेल्थ राइज होगा और जो बॉटम 50% है उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट होता है। तो शॉर्ट में बोले कि भारत की पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ कैपेक्स, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी से ड्राइव हो रही है, लेकिन इनइक्वालिटी का चैलेंज अभी भी रियल है। वही बता रहा है ना। देखिए दोस्तों, इंडिया की रिकवरी जब टॉप 1% को एक्सेलरेट करे लेकिन बॉटम 50% को सिर्फ हल्का सा पुश मिले, तब इनइक्वालिटी का गैप और क्लियर हो जाता है। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, भारत के जो बॉटम हाफ है यानी कि 67 मिलियन इंडियंस जो हैं, पैंडेमिक के बाद सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट देख पाए, बहुत ही कम इंप्रूवमेंट देखे हैं। जिसको हम लोग एक वर्ड में बोले तो कह सकते हैं मार्जिनल इंप्रूवमेंट। मतलब उनकी वेल्थ थोड़ी सी बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो रहा है। इसी वजह से के शेप रिकवरी का कंसर्न बहुत डीप हुआ। राइट, इसको कहा जाता है के शेप रिकवरी। टॉप 1% 1% बढ़ रहे हैं और जो बॉटम 50% है वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, स्टैग्नेंट है। तो सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला? तो दोस्तों, ये 3 पॉलिसी डायरेक्शन हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। पहला बोला सोशल स्पेंडिंग, मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर पर ज्यादा खर्च करो। ये डायरेक्टली पुअर हाउस होल्ड को लिफ्ट करता है, ठीक है ना। यदि आप इन सब पे खर्च करेंगे तो जो हमारा पुअर हाउस होल्ड है उसे लिफ्टिंग मिलेगी। राइट, जब सर्विस फ्री या अफोर्डेबल होती है तो उनकी सेविंग बढ़ती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, दूसरा सरकार का मेजर है टैक्सेशन। यानी दोस्तों, टैक्सेशन को प्रोग्रेसिव और इंसेंटिव बेस्ड बनाओ। मतलब जो अल्ट्रा रिच है उस पर हायर टैक्स लगाओ। साथ ही कंपनी को टैक्स ब्रेक, जब वो प्रॉफिट वर्कर के साथ शेयर करें, कंपनी को टैक्स ब्रेक दो। जब कंपनी अपना प्रॉफिट वर्कर के साथ शेयर करे तो कंपनी को टैक्स ब्रेक दो। जो अल्ट्रा रिच है उन पर ज्यादा टैक्स लगाओ। राइट, इससे टॉप टीयर वेल्थ कंसंट्रेशन स्लो होगा और मिडिल या बॉटम टीयर की इनकम इंप्रूव होती है। फिर बोलता है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने से हाई स्किल हाई सैलरी जॉब बनती है। आप R&D पे फोकस करेंगे ना तो हाई स्किल वाला जॉब, हाई सैलरी वाला जॉब बनेगा। राइट, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है जो इनइक्वालिटी को कम करता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों लॉजिक फ्लो। यदि गवर्नमेंट फ्री क्वालिटी पब्लिक सर्विस देगी, राइट, तो पुअर हाउस होल्ड की सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और यदि रिच पे जो टैक्स लगता है वो इन सभी पब्लिक सर्विस को फंड करे तो इनइक्वालिटी कम होती है, टेम्पोरली नहीं, परमानेंट तरीके से। तो समरी यही है कि बॉटम 50% स्लो पेस से रिकवर हुआ। इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए टारगेटेड सोशल स्पेंडिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, R&D ड्रिवन जॉब क्रिएशन सबसे पावरफुल टूल है। फिर आता है माइग्रेशन एंड रिसोर्स प्रेशर। तो दोस्तों, माइग्रेशन सिर्फ काम ढूंढने का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट है। इसको कहा जाता है मल्टी फैक्टोरियल फेनोमेना। राइट, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल ऑल कंबाइंड टुगेदर। तो आज हम इसका जरा देखते हैं, इसको समझते हैं। तो लिखा गया है ना, माइग्रेशन अ मल्टी फैक्टर फेनोमेना। इंडिया में माइग्रेशन दोस्तों एक सिंगल रीजन से नहीं होता। लोग बेटर इनकम, लोगों को क्या चाहिए? बेटर इनकम चाहिए, राइट, सेफ्टी चाहिए, राइट, एजुकेशन चाहिए, क्लाइमेट रिस्क की वजह से मूवमेंट करते हैं। इसे यही चीज जो इसको मल्टी फैक्टर बना देता है। एक होता है आउट माइग्रेशन, यानी पुश फैक्टर जिसको बोलते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन में लोग मजबूरी में माइग्रेट करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि ड्रॉट आ गया, फ्लडिंग हो गई, सी लेवल बढ़ गया। राइट, इसको हम पुश फैक्टर बोलते हैं। जहां रहना मुश्किल हो जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं, लोग निकल पड़ते हैं। जहां रहना मुश्किल है लोग निकल पड़ते हैं। फिर आता है इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब कि जब लोग शहरों में आते हैं तो पानी, बिजली, जो जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। सिटीज ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, वाटर ओवर यूज होता है, सॉइल डिग्रेड होता है, स्लम एक्सपेंड होते हैं और बेसिक सर्विस स्ट्रेन हो जाती है। इसको रिसोर्स प्रेशर बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक एग्री बिजनेस पाथ है। मतलब कि रेमेडीज क्या है इसका? तो रूरल एरिया के पास ही नॉन फार्म जॉब क्रिएट करो। तो जरूरी नहीं है शहर में, रूरल एरिया के पास ही नॉन फार्म जॉब क्रिएट करो। जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने मान लीजिए एग्री लॉजिस्टिक का धंधा स्टार्ट कर दिया, एग्री लॉजिस्टिक, राइट, या रूरल मैन्युफैक्चरिंग। जब गांव के पास काम मिलेगा तब डिस्ट्रेस माइग्रेशन नेचुरली कम होगा। फिर आता है रीजनल कोऑपरेशन, यानी स्ट्रेंथ एट द सोर्स। मतलब दोस्तों,
कि ओरिजिन स्टेट में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव करो। जब बेस स्ट्रांग होगा, माइग्रेशन चॉइस बनेगा, मजबूरी नहीं। फिर आता है डेटा ड्रिवन पॉलिसी, यानी माइग्रेंट पॉपुलेशन पे रिलायबल डेटा कलेक्ट करना एसेंशियल है। एक्यूरेट डेटा होगा तो बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर हाउसिंग, बेटर प्लानिंग कर सकेंगे। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम पड़ेगा। तो समरी यही है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज लोगों को पुश करता है, सिटीज अट्रैक्ट करती हैं और बीच में रिसोर्स प्रेशर क्रिएट होता है। सॉल्यूशन है रूरल जॉब क्रिएट करना, स्टेबल रीजन, डेटा ड्रिवन प्लानिंग। अब जरा माइग्रेशन और पैंडेमिक को कंपेयर करते हैं। तो माइग्रेशन दोस्तों ये डेमोग्राफिक मूवमेंट था, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मोस्टली काम, क्लाइमेट या सेफ्टी की वजह से। पैंडेमिक दोस्तों ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस होता है जो पूरी दुनिया को एक साथ इंपैक्ट करता है। माइग्रेशन का प्राइमरी कॉज इकोनॉमिकल या एनवायरमेंटल होता है, जबकि प्राइमरी आपका वाइटल आउटब्रेक है। माइग्रेशन के कारण सिटीज में लोकल रिसोर्स प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे वाटर है, हाउसिंग है, लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे लोड पड़ता है। और पैंडेमिक में ये ग्लोबल डिमांड और सप्लाई शॉक क्रिएट करता है। टाइम हॉरिजन की बात कर लें तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फेनोमेना है माइग्रेशन। पैंडेमिक का इम्पैक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है। चलिए, तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखो 67 मिलियन इंडियन, राइट, इंडिया के 67 मिलियन लोग यानी बॉटम हाफ वेल्थ में सिर्फ हल्का सा इंप्रूवमेंट देख पाए, जबकि टॉप 1% की वेल्थ फास्ट ग्रो हुई है। तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पाइक कर रही है। पैंडेमिक रिकवरी का टाइमलाइन दिया हुआ है 34-35। आरबीआई के हिसाब से फुल इकोनॉमिक रिकवरी का टारगेट है 34-35। माइग्रेशन मल्टी फैक्टर इशू है, तो इसमें सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल सब फैक्टर मिलकर मूवमेंट ड्राइव करते हैं। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? पब्लिक स्पेंडिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रॉफिट शेयरिंग। जब रिच कंट्रीब्यूट करते हैं और पुअर को क्वालिटी सर्विस मिलती है, इनइक्वालिटी कम होती है। और पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ का फॉर्मूला है